चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय अरुण पांचाल। देखो यार, ये हमारा ना दिस इज आवर फर्स्ट सेशन। ठीक है, आज हमारा पहला सेशन है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हम लोग करें जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है केवीएस का, है ना। तो टीयर 1 के लिए अभी हम लोग प्लान करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब टीयर 2 के लिए बाद में प्लान करेंगे, जब आपका जैसे भी टीयर 1 कंप्लीट होगा उसके बाद टीयर 2 के लिए हम लोग प्लान करेंगे मैथ्स टीजीटी के लिए। ठीक है, तो मैं जो आपको फिलहाल अभी सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ टीयर 1 के लिए, दैट इज ऑफ क्वांट। ठीक है, क्वांट बोल दो या आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, 3 वीक अराउंड हो चुका है आपको, जब भी आपके फॉर्म फिलिंग्स आया था या जो भी था सिलेबस आपको सब पता होगा। क्वांट का फिर भी बता देता हूँ कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो अगर ये पर्टिकुलर क्वांट की बात करूँ तो आपका 60 मार्क्स का आपका सेक्शन होने वाला है। ठीक है मेरे भाई। और रही बात सिलेबस, देखो सिलेबस भी दैट इज द सेम थिंग, कॉमन है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एप्टीट्यूड का। ऑब्वियसली आपने जो भी अगर एप्टीट्यूड के जो भी एग्जाम्स पहले के हैं टीचिंग के, आपके डी ट्रिपल एस में भी जिस एप्टीट्यूड पूछा जाता है, दैट इज द सेम थिंग ना, नंबर सिस्टम, है ना भाई। वही सेम आपको रेशियोज परसेंटेज अर्थमेटिक में करना पड़ेगा। फिर उनकी एप्लीकेशन आ जाती है, लाइक आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर उसकी एप्लीकेशन बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन्स हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी परसेंटेज रेशियो से कनेक्टेड है। इक्वेशन सॉल्विंग हो गया, है ना। थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक, ये बेसिक की अगर बात करूँ तो नेचर ऑफ द रूट्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल बेसिक एप्टीट्यूड है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज आपको मतलब यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, बट हर एग्जाम का एक नेचर होता है। और थोड़ा सा कंसर्न इस बात का है कि ये जो 20 क्वेश्चन होंगे इसमें वेटेज क्या क्या रहने वाला है, लेवल ऑफ द एग्जाम क्या रहने वाला है आपके पास। ठीक है, तो हम भाई सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, है ना। मॉडरेट भी, डिफिकल्ट। देखो डिफिकल्ट की तो बहुत ज्यादा उम्मीद मैं रखता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उस एग्जाम टाइम में, है ना, उस एग्जाम टाइम में, उस एग्जाम प्रेशर में, उस एग्जाम टाइमिंग टाइम जो आपका है लिमिटेड स्लॉट में, तो वो तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो हम जो टारगेट करेंगे वो अपना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल कम रखेंगे। 10 से 15% ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू डिफिकल्ट। ठीक है, बाकी हमारा मॉडरेट, है ना, और जो डुएबल चीजें होंगी जिससे आपकी कनेक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती चली जाए। ठीक है, तो अगर जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल ही मतलब जैसे अगर बिल्कुल भी, अगर आप मैथ से बिल्कुल आपका वो है, थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम है आपको मैथ्स में, आपको लाइक ये नहीं पता कि भाई 62.5% 5/8 होता है ना, या मैं बोलूँ कि अगर ए मेरे पास 20 है और बी मेरे पास 30 है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इसका कितना परसेंट हुआ, दैट इज 50%। अगर भाई आपको ये चीजें नहीं पता, तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये वाला जो सेशन है वो यार थोड़ा सा आपको मेकअप करना पड़ेगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, देखो अगर आपको थोड़ा, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें पता होंगी, पर जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं कि रेशियोज क्या होता है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये सब चीजें अगर आपको पता है, तो आप इसको इन लेवल ऑफ क्वेश्चंस को आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो देखो अभी आप 15 दिन हो गए, अराउंड 15-16 दिन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे ना। ठीक है, तो आज का जो मोटिव है आज के सेशन का, मैंने आपके 20 क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा ब्रशअप सेशन मैं इसको बोलूंगा। मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ब्रशअप सेशन है मेरे भाई आज का, है ना। तो थोड़ा सा आप दिस इज मैप योरसेल्फ, अपने आप को एनालाइज करोगे आप, है ना। जिस भी टॉपिक से, है ना, सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन थोड़े से एफर्ट वाले, मॉडरेट मैं बोलूंगा, इजी नहीं बोलूंगा। ठीक है, इजी का मतलब क्या है कि आपको, मॉडरेट का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ना आपको एफर्ट लगा के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो आप अपने आप को एनालाइज करो। अभी भी जो 15-16 दिन जितना भी आपने अभी क्वांट की पढ़ाई की है ना, तो उसमें आप देखो कि भाई जिस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो आप एलिजिबल हो उसको करने के लिए, या आपको कितना टाइम लग रहा है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, या आप इजिली उसको सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। तो ये आप खुद से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है, क्वांट किसी स्टूडेंट का भाई वीक भी हो सकता है ना, किसी स्टूडेंट का ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही अच्छा भी हो सकता है ना। जो टीजीटी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो दे वो प्रैक्टिस में रहते हैं वो वाले स्टूडेंट। ठीक है, बट किसी अगर क्वांट वीक है मेरे भाई, तो आप उस हिसाब से प्लान करो ना भाई। जरूरी नहीं है ना आपका सिर्फ ये एक सेक्शन वीक हो सकता है, आपके दूसरे सेक्शन ऑब्वियस सी बात है अच्छे होंगे, है ना। तो एक ओवरऑल अगर आप 100 क्वेश्चन का प्लान करोगे तो हो सकता है क्वांट में आपके कम अटेम्प्ट हो, है ना। एलआर में यानी रीजनिंग में आपके अच्छे अटेम्प्ट हो, इंग्लिश में आपके अच्छे अटेम्प्ट हो, है ना। तो आप उस हिसाब से प्लान करना अपनी स्ट्रैटेजी, आप बेहतर खुद बेहतर समझ सकते हो। ठीक है, जितना मैक्सिमम आप डाइजेस्ट कर पाओ ना क्वांट सेक्शन को लेके, है ना, तो आप उतना ही लेवल ऑफ क्वेश्चन करिएगा।
ठीक है, प्लान करो ना भाई, अगर किसका वीकर सेक्शन है तो वो कम से कम ये प्लान करे ना कि भाई मैं 10 एक क्वेश्चन तो कम से कम करके आऊंगा, 10-11 क्वेश्चन की इतनी मेहनत करूंगा, 10-12 क्वेश्चन में कर लूँ, 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन करने के लिए भी भाई आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आने चाहिए ना, ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं ना। वेल इन गुड अगर ऐसा होता है कि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आप जैसे आपने 10 का प्लान किया है तो आपको 10 आते हो, 10 के 10 ही सारे के सारे करेक्ट हो, है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है 100% एक्यूरेसी, बट एक दो क्वेश्चन का थोड़ा सा एज ए वी आर द ह्यूमंस, है ना, तो एरर हम लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो थोड़ा सा प्लान लेके चलो, ठीक है। तो आज का सिर्फ यही है कि 20 क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से आपके रिलेटेड है, ठीक है, आप उसको खुद से प्लान करना, है ना, और ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है सेशन को लेके कि भाई आपको डिमोटिवेट करना है कि यार ये मतलब दिस चैनल बहुत बढ़िया कंटेंट है, ये कोई मैटर नहीं करता। हर एग्जाम का एक अलग नेचर होता है, ठीक है, क्वांट तो आपका हर सेक्शन में आता है भाई, कैट में भी आता है ना, बैंक में भी आता है, और आपका DSSS भी हो गया, है ना, जो भी आपका टीचिंग, बट क्या नेचर, उससे एप्टीट्यूड का नेचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग, उस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें प्लान की गई है आज के सेशन की, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो जिन्होंने का बेसिक बिल्कुल नहीं है तो सबसे भाई भाई परसेंटेज रेशियो के बिना तो बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है ना, तो आप पहले उन सब चीजों को क्लियर करो, ठीक है। प्लान करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका स्टार्टिंग से हो, बट आज थोड़ा सा क्या है कि आप अपने आप को एनालाइज करो ताकि आगे आपको प्लान कैसे करना है या हम दोनों को आपस में प्लान कैसे करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज का सेशन है, 20 क्वेश्चन आप करो, अटेम्प्ट करो, मैं सारा आपको सजेशन दूंगा कि आप वीडियो नहीं देखोगे, वीडियो मत देखना बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं आपको PDF कमेंट मैं पिन कर देता हूँ आपको, है ना, आपका हर चैनल पे जो भी है जैसे भी, ठीक है, तो आप वहां से आप ले सकते हो, खुद से एनालाइज करना, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, तो आप खुद से एनालाइज करना कितने आप कर पा रहे हो, कहाँ पे आपको डिफिकल्टी आती है, फिर भी कहीं आपको डिफिकल्टी आती है तो फिर जाके आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो तो नया सेशन है ना, भगवान का नाम लेके जय बजरंग बली, स्टार्ट करते हैं भाई मेरे सेशन, ठीक है। आप चाहो तो एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अभी तो खैर फर्स्ट सेशन है, ठीक है, आपकी चॉइस है ना, थोड़ा सा आप ब्रेक लेना चाहते हो, 1-2 दिन या 2-4-5 दिन सेशन देखना चाहते हो, तब जाके आप कर लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं PDF हमेशा अपने जो भी मेरे अदर एग्जाम्स हैं वहाँ पे भी, एक जो चैनल है वहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, आपका PDF ग्रुप में भी आपको दे देता हूँ और कमेंट पिन में कर देता हूँ, तो जो भी वीडियो होगी आप उसके नीचे एक बार देख लेना मेरे भाई, है ना, कि कमेंट पिन होगा PDF का, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो कोई अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, है ना, वीडियो सॉल्यूशन तभी देखना जब आपको समस्या है, ठीक है, और लर्निंग थ्रू क्वेश्चन आप करोगे, समय कम है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई कि ना तो आपके पास खुद के पास समय कि बिल्कुल ही डीपली पढ़ोगे, इतना डेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना तो डेफिनेटली यू कैन, आप आराम से उसको चीजें कर पाओगे, बेसिक आइडिया अगर आपको हर टॉपिक का है तो मेरे भाई, ठीक है। तो कोई भी डिफिकल्टी आती है किसी भी चीज को लेके, क्वांट से रिलेटेड, ओनली क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड, अगर आपको दोनों सेक्शन में कोई भी डिफिकल्टी आती है आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप में एक्चुअली क्या होता है कि एक इंटरेक्शन बन जाता है ना, और स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपको कोई भी डाउट है तो आप रेंडमली कभी भी ग्रुप्स के जो भी है ना डाउट भी मैं ही देखता हूँ, है ना, कोई और ऐसा पर्सन नहीं है ना, डायरेक्टली मैं ही चीजें डील करता हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों है ना, तो थोड़ा सा आप मैनेज करना कि भाई अगर किसी का हिंदी और इंग्लिश का जो भी समस्या, हालांकि टर्म्स जो है आपकी इतनी ऐसे नहीं होती मैथ्स में जो आपको समस्या है, ठीक है। Z is a 2 digit number and Y is a single digit number which is obtained by reversing the digits of Z, ठीक है, एक तो इन्फॉर्मेशन ये थी। अब A and B are 2 digit numbers such that B is obtained by reversing the digits of A. The tens place digit of A is 1/3 as a digit at the unit place, B is an even, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब आप समझो दो सिनेरियो दी, देखो Z और Y, भाई Z मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है मेरे भाई, अगर आप इसकी संख्या को, इसके डिजिट्स को, लाइक A B है, अगर आप इसको रिवर्स कर देते हो या इनवर्स कर देते हो तो मेरे पास जो सिनेरियो बनता है दैट इज ऑफ बी, ये मेरे पास एक डिजिट का नंबर है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाना चाहिए ना भाई, 2 डिजिट के नंबर को उल्टा कर रहा हूँ तो एक डिजिट का नंबर, इसका मतलब जो ये वाला नंबर होना चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10, भाई 10 का मल्टीपल ही तो होगा, है ना। क्यों, ये कैसे पता चला 10 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि मैं जब इसको रिवर्स कर रहा हूँ ना तो वो एक डिजिट का नंबर आ रहा है, ठीक है, आप समझो, ऐसे नॉर्मल समझो, कोई रैंडम नंबर लो, जैसे 53 ले लिया मैंने, मैं जब इसको उल्टा करूंगा तो 2 ही डिजिट का नंबर आएगा ना मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा नंबर होगा जिसके क्या होगा, इस इकाई वाले अंक पे यानी यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तभी तो जब आप इसको उल्टा करोगे तभी तो जाके मेरे पास एक डिजिट का नंबर बनेगा, तो ये तो कहानी क्लियर हो गई, है ना।
आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना। देखो जितना बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो करूंगा, है ना, ताकि जिनके स्टूडेंट्स के अगर बेसिक भी अगर आपको वीक है तो तब भी आपको कनेक्ट हो जाए, ठीक। तो अपने को ये पता चला कि जेड एक 2 डिजिट का नंबर होगा और जेड शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10, और वाई जो होगा उसको रिवर्स करके आ रहा है। अब जेड की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है भाई, जेड अभी फिक्स तो नहीं है ना, है ना, अभी जेड और वाई की कहानी यहाँ पे चल रही है, ए और बी की कहानी अलग चल रही है। भाई 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 30 हो सकता है, 40, 50, यानी 2 डिजिट का अप टू 90 तक जा सकता है, ठीक है। और वाई कैसे आएगा भाई, 10 को अगर उल्टा करोगे तो 1 आएगा, 20 को करूंगा 2, 3, 4, अप टू कहाँ तक जाएगा भाई मेरे, 9 तक जाएगा। ये जानकारी मुझे मिली जेड और वाई से पहली लाइन से, ये कहानी क्लियर होती है। अब आप समझो भाई, अगेन ए और बी दो दो नंबर दिए हूँ आपको 2 डिजिट के, जो बी जो ऑब्टेन हो रहा है दैट इज रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर दोनों को बोला है कि वो 2 डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो अगर ए की डिजिट्स को अगर मैंने नंबर माना ए, वैसे आप ऐसे मानते हो ना, दिस इज 10 ए प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट हो जाएगी, और ये वाली आपकी क्या होती है, आपकी टेंस प्लेस की डिजिट होगी। टेंस प्लेस का मतलब क्या होता है, 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है, और ये होता है सिंगल यानी 1 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि ए भी एक नंबर है ना, ये इस फॉर्म में था, अगर आप उसको उल्टा कर देते हो इसके डिजिट्स को तो नंबर क्या बनेगा, बी, ये भी 2 डिजिट का नंबर है मेरे भाई, और ये भी आपका अगेन दैट इज ए 2 डिजिट नंबर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ ए इज 1/3 एज ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट। अब ए बी एक ऐसा नंबर है, ए बी फॉर्म का, यानी ए एक ऐसा नंबर है ना, जिसका क्या करोगे आप, 1/3 करोगे कौन सी वाली डिजिट का, इस वाली डिजिट का, है ना। ये जो टेंस प्लेस की डिजिट है ना, वो 1/3 है किसका, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है। भाई इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये इस वाली डिजिट का 1/3 करोगे तो ये वाली डिजिट आएगी आपके पास, इसका मतलब 1/3। अब ये इसकी क्या क्या वैल्यू होगी भाई, अगर 1/3 करोगे तो इसका मतलब कम से कम ये 3 तो होना चाहिए ना, यानी 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, है ना। अगर ये 3 होगा, इसका 1/3 किया तो ये 1 आएगा, है ना। और क्या अगर ये 6 किया तो ये क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा, ये तो हो सकता है। अगर ये 9 किया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। यही तो 3 नंबर मेरे पास बनेंगे, और तो मेरे पास कोई नंबर नहीं बन सकते। समझना दोबारा, है ना। देखो एक्सप्लेन करने में, है ना, छोटी छोटी चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप समझो ए और बी अगर 2 डिजिट के नंबर उसने बोला है, कि अगर इस फॉर्म का है, तो वो क्या बोल रहा है कि जो टेंस प्लेस डिजिट है उस वो 1/3 होगी किसका, यूनिट प्लेस डिजिट का। तो टेंस प्लेस डिजिट ये इसका 1/3 करोगे तो भाई ये तो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं ना बी, ये 1 से लेके 9 तक के डिजिट आपके पास आती है, 0 भी होता है, 0, 1 से लेकर 9 तक आता है आपके पास। तो ये इसकी वैल्यू 3 ही तो हो सकती है, अगर 3 है तो ये 1 होगा भैया, अगर ये मेरे पास क्या होगा, 6 होगा तो ये 2 होगा, या मेरे पास 9 होगा तो मेरे पास 3 होगा। यही तो एक नंबर की 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, 13, 26 और 39। अब आप जब इसको उल्टा करोगे तो नंबर क्या बनेगा, 31, 62, या मेरे पास दिस इज 93, ठीक है। बट समझदारी वाली बात, आई मीन समझने वाली बात है, बी इज एन इवन नंबर, बी इवन नंबर दिया हुआ है, तो भाई बी इवन नंबर है, ये रहा मेरे पास इवन नंबर 62, और ये रहा मेरे पास नंबर, इसका मतलब एक की पॉसिबिलिटी बनी, क्या पॉसिबिलिटी बनी कि ए जो नंबर होना चाहिए वो 26 होना चाहिए, और बी जो नंबर होगा उसको उल्टा करके कितना आ रहा है, 62 मेरे पास निकल कर आना चाहिए, ठीक है। देखो इतना काम करने की जरूरत नहीं थी ना इस क्वेश्चन के अंदर, आप खुद समझो वो क्या बोल रहे हैं, यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए था भाई, ए बी उसको रिवर्स करके आ रहा है, ठीक है, इतना है, ठीक है जी, 1/3 है, और बी इज एन इवन नंबर, अगर बी मेरे पास इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आना चाहिए, जैसे अगर ये बी फॉर्म पर ये वाला जो नंबर होना चाहिए, इसकी आखिरी संख्या यूनिट प्लेस की, वो इवन होनी चाहिए, वो इवन होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर क्या करोगे, वो इवन नंबर ही तो लोगे, इवन नंबर ही तो लोगे भाई, यहाँ पर ये वाली डिजिट इसकी टेंस प्लेस बन जाएगी, 1 तो लूंगा नहीं, 2 लूंगा, अगर 2 लूंगा तो यहाँ पर 6 आएगा, 3 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9, इसका मतलब एक की पॉसिबिलिटी बनी, क्या डायरेक्ट करना था, दिस इज 26, इसको रिवर्स किया, दिस इज 62, ठीक है मेरे भाई, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में छोटी छोटी चीजें टाइम लगता है, बट अगर बात हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भाई, तो वो तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम समझाने में तो जाता है ना। चलो तो दिस इज क्लियर कि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए आ गया भाई मेरे पास 26, वैल्यू ऑफ बी जो दे रहा है वो दिस इज 62, मांग क्या रहा है, ए और बी का डिफरेंस मांग रहा है ना, तो आप इधर देखो ए और बी का डिफरेंस मांग रहा है, और जेड को वाई से डिवाइड करके जो नंबर आ रहा है उसको प्लस करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 36 है ना, 62 में से अगर मैं 26 घटा दूं तो व्हाट आई गॉट, है ना, मुझे नंबर क्या मिल रहा है,
है ना, क्या मिलेगा, दैट इज 36, 36 का गैप है भाई, 26 है, 4 ऐड करोगे और उधर से 32 ऐड करोगे, दैट 36, 36 तो ये आ गया, है ना, प्लस जेड को वाई से डिवाइड करना है। अब आप समझो कितनी सारी वैल्यूज है ना, बट भाई यही तो नंबर सिस्टम की बेसिक नॉलेज है भाई। 10 है, अगर 10 होगा तो वाई की वैल्यू 1 होगी, 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 2, तब भी मेरे पास एक ही आएगा, है ना, और 30 को फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो तब भी मेरे पास एक ही आएगा, क्लियर। तो हर केस में मेरे पास z को y डिवाइड करके क्या वैल्यू आ रही है, व्हाट आई गॉट, सॉरी 1 नहीं आ रही, दिस इज 10, और 20 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो तब भी दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। 30 डिवाइड बाय 3 करूंगा तब भी मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है, 10 से निकल कर आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो हर बार 10 ही आ रहा है, इसका मतलब 36 प्लस 10 अगर वो मेरे से मांग रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजायर्ड वैल्यू, कितना हो गया 46, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो इतना आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना भाई, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये ना 1 से लेकर 9 तक की चीजें होती है डिजिट्स में, है ना, टेंस प्लेस क्या होता है, यूनिट प्लेस क्या होता है, भाई इतना ही नंबर सिस्टम पढ़ना है आपको, है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नंबर सिस्टम से दिया हुआ है, ठीक है। चलो, इफ p and q are different integers both divisible by 5, ठीक है, डिफरेंट इंटीजर्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों 5 के मल्टीपल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर p भी मेरे पास 5 का मल्टीपल है ना, और q भी मेरे पास कोई 5 का मल्टीपल दिया हुआ है, अब ये नहीं पता कौन कौन से मल्टीपल दिए हुए हैं, है ना, हो सकता है दोनों सेम भी हो दोनों, लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, दे आर द डिफरेंट, तो सेम तो होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो सही नहीं होगी, यानी फॉल्स होगी। अब देखो फॉल्स क्या होता है, नेसेसरी ट्रू, नॉट नेसेसरी ट्रू, है ना, यानी कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी गलत हो सकती है, ठीक है, मतलब 100% गलत ना हो, लेकिन अगर पार्शियल गलत भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आपको समझना है। अब आप देखो, पहला चेक करो, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 5 की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए ना, ये पता होना चाहिए भाई, ऑड नंबर को अगर ऑड में ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास इवन नंबर आएगा, ये तो बताने वाली बात नहीं है, इवन को प्लस इवन ऐड करता हूँ, 2 नंबर है तो दैट इज गिव्स यू व्हाट, इवन नंबर देगा मुझे, ठीक है। इवन प्लस ऑड को अगर ऐड करता हूँ तो मुझे जाके क्या बनता है, वो ऑड नंबर मेरे को बनता है, ठीक है। 5 की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, 5 को अगर आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे 10 के मल्टीपल्स मिलते हैं, है ना, यानी यूनिट डिजिट 0, 5 को किसी भी अगर इवन ऑड नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे यूनिट डिजिट यानी 5 का ही मल्टीपल मिलेगा, बट वो क्या मिलेगा, इसकी यूनिट डिजिट मेरे पास क्या होती है, 5 होती है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है 5 की, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा आपका गलत ऑप्शन है। अब आप देखो, ये p माइनस एस मत करो भाई, इसको क्यू करो, दैट इज p और q दो ही नंबर दिए हुए ना, p भी 5 का मल्टीपल, q भी 5 का मल्टीपल है ना, तो आप खुद सोचो भाई, जब दोनों नंबर 5 के मल्टीपल है, उनको घटाऊं, मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, जो भी करूंगा तो वो फाइनली मेरे पास 5 का मल्टीपल ही तो आने वाला है। तो p माइनस क्यू 5 का मल्टीपल है, अगर 5 के मल्टीपल को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो डिविजिबल होगा ही होगा ना, है ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, गलत पूछ रहा है आपसे। अब वो क्या कह रहा है कि p प्लस क्यू अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या वो 10 का मल्टीपल आपको देगा, दैट मीन्स क्या वो 10 से डिविजिबल होगा। भाई p और q दोनों 5 के मल्टीपल है, समझना, अगर मैं वो बोल रहा है कि क्या वो 10 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स ये जो दोनों का सम आना चाहिए वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। अब आप समझो, है ना, भाई आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, समझने वाली बात है ना। आप कोई से भी मल्टीपल उठा लो, लाइक आपने 5 और 10 उठा लिया, ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, क्या 10 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या है, मान लो अगर मैं उसको उठा रहा हूँ 25 प्लस 15 ले लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, वो 40 आ रहा है, 10 से तो डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये पार्शियल, भाई नेसेसरी जरूरी तो नहीं है ना ट्रू, 100% ट्रू तो नहीं है ना, ये फॉल्स में भी काउंट होगा आपका, ट्रू में भी काउंट होगा, बट उसने क्या बोला है कि विच इज नॉट नेसेसरी ट्रू, जो स्टेटमेंट 100% सही नहीं है आपके पास वो आपका आंसर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना। बट क्या है कि कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी चीजें एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता पाऊँ, है ना, अभी फर्स्ट सेशन है तो जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है ना, वो मैं आपको बता पाऊँ, बाकी हम लोग प्लान करेंगे मे बी, है ना, कि टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा हम लोग हर टॉपिक से जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए वो आपका कवरेज कर लें, ठीक है।
तो इसमें तो समझाने वाली आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं थी मेरे भाई, कि आप उठा के देख लो ना नंबर। इसका मतलब ये है कि भाई जरूरी नहीं है ना कि अगर दोनों के दोनों एक 5 का अगर आप ऑड मल्टीपल लेते हो, एक 5 का अगर आप इवन मल्टीपल लेते हो, तो फाइनली आपको 5 का ऑड वाला मल्टीपल मिलना चाहिए। तो 5 का ऑड वाला मल्टीपल कभी भी 10 से आपका डिविजिबल नहीं होता। क्लियर? हालांकि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, नंबर उठा के देख लिया, सिंपल, वो हो गया। तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे क्या ही करना है, दैट एक ही तो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये मेरे पास ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फाइनली जो मेरा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर मेरे भाई? तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है भाई। अब देखो दैट इज सिंपल आपका परसेंटेज और रेशियोज का क्वेश्चन है ना। शुरू के 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका एफर्ट था, है ना, तो ऐसे ही होगा, पहले एफर्ट वाला है, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर एफर्ट वाला है, इजी हो जाएगा। तो ओवरऑल बैलेंस्ड सेट है आपके आज का, ठीक है। जेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड भाई, कुछ रुपए, है ना। अब ऐसे मत देखना कि भाई जेड क्या की नई चीज आ गई, ये एक डिनोशन का तरीका है। वो वेरिएबल लेके बोल देगा जेड की वैल्यू निकालो, या वो ये भी तो बोल सकता है कि भाई कि कुछ रुपए बांटे गए हैं। जेड ना बोलता है तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसीडी, ठीक है। तो बस जो जो बोल रहा है कर लो। एबीसीडी में बांटा गया कुछ पैसा, ए को मिला है भाई 4,000, ए को 4,000 मिल गया, ठीक है। बी को जो मिला है वो 60% कम मिला होगा, किससे, विच इज, अच्छा, ए को 4,000 है, ये वाला पैसा 60% कम है, किससे, डी से। अब आप रेशियो से करो उसको, परसेंटेज से करो, आपकी चॉइस से, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए भाई। ये जो 4,000 है वो डी के पैसे से 60% कम। 60% कम मतलब ये इसी डी के पैसे का कितना परसेंट होगा भाई, 40%। भाई डी को जो भी पैसा मिला होगा, जो भी क्वांटिटी होती है वो अपने आप में 100% ही तो होती है। इसका 40% कम करूंगा तो कितना परसेंट, 60% कम करूंगा, है ना। 60% अगर मैं इसका डिक्रीज कर देता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 40%, है ना। 40% जो डी के पास पैसा है वो 4,000 के बराबर है। तो भाई डी को कितना पैसा मिला होगा, सिंपल है, 4,000 ओवर 40 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो 40 आपने कर दिया, तो दिस इज 100, 100 इंटू 100 यानी दिस इज 10,000 रुपीज, ठीक है। तो देखो देखो थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल ही ऐसे स्टेप से, ताकि जिस स्टूडेंट को बिल्कुल भी अगर दिक्कत है तो यहाँ से थोड़ा सा आपको कम से कम ये तो चीज समझ में आ जाए ना, कि भाई 40% 60 दिया है तो घटाया तो 40% बचेगा, तो इस क्वांटिटी का 40%। रेशो से करना चाहो रेशो से कर लो भाई। 2/5 ऑफ द अमाउंट जो दिया था दिस इज 40,000 ना। तो सिंपल है, ये तो देखने डायरेक्ट वाली चीज है, तो 5/2 निकालना था इसका। आप क्लियर है? चलो ए का आ गया, डी का आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय डी इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ सी, ठीक है। तो भाई खत्म। भाई जो डी को पैसा मिल रहा है वो सी का 4 गुना है, तो सी का मैं पैसा निकाल सकता हूँ, दिस इज D/4, यानी 10,000 का अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो भाई ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,500 रुपये मेरे पास निकल जाएगा। अब बी रिसीव 60% द अमाउंट ऑफ सी, बी को जो पैसा मिल रहा है वो 2,500 का 60% आपको मिल रहा है। 25 से 150 यानी कितना आ जाएगा, 1,500 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2z। वैल्यू ऑफ 2z का मतलब क्या है, कि जो टोटल पैसा बांटा गया था वो z था, इसके दुगने की वैल्यू आपको निकालनी, डबल ऑफ दिस। कैलकुलेट कर दो भाई, 4 और 10 14,000, 14,000 2,500 और 1,500, 4,000 ही हो जाएगा मेरे पास। क्लियर होती है कहानी, है ना। तो 14 तो हजार मेरे पास ये निकल कर आ गया मेरे भाई, ठीक है, प्लस 2500 यानी 4,000 मेरे पास ये निकल कर 18,000 आया था, है ना। 18,000 का आपको डबल करना था, डबल करना मत भूल जाना, क्योंकि 2z दिया हुआ है ना। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस चीज का, है ना। जल्दबाजी में कई बार भाई मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। चलो तो दिस इज ऑफ 36,000 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो 36,000 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। और देखो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना भाई। प्रॉफिट लॉस का आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए ना, लाइक कि भाई व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, मार्कअप क्या होता है, ये थोड़ा सा चार्ट होता है ना। बेसिक आइडिया देखो, कॉस्ट प्राइस है मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने पैसा लगाया, यहाँ पर कहीं पर क्या होता है मेरे पास, दैट इज मिड वैल्यू सेलिंग प्राइस, फिर क्या होता है आपके पास, दिस इज मार्केट प्राइस। भाई सीपी मैन्युफैक्चरिंग कितने पे बेच रहे हो, तो यानी इनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस, वो क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिस पे आप डिस्काउंट देते हो, इस वैल्यू पे आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट देने के बाद वो वैल्यू बेचते हो, तो दिस वैल्यू इज योर डिस्काउंट, ठीक है। ये सिनेरियो ध्यान रखना, है ना। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, पिक्चर आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब मार्कअप परसेंटेज क्या बोला जाता है, व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज क्या होती है, कि आपने अपने एमआरपी को, है ना, कितना बढ़ाया है, किससे, सीपी से, ठीक है। तो मार्कअप परसेंटेज अगर नहीं पता तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ।
व्हाट इज मार्कअप, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका मार्कअप परसेंटेज मेरा 50% है, इसका मतलब पता है क्या कि इसका मतलब ये है अगर मेरे पास सीपी 100 है तो इसको 50 बढ़ाओगे आप तो मार्कअप यानी एमआरपी निकल कर आता है वो कितना आ जाएगा 150 निकल कर आपके पास आ जाएगा। क्लियर। तो बस ये 4 टर्म्स होते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो, डिस्काउंट क्या हो गया है ना, डिस्काउंट आपका जो बेस होता है वो एमआरपी पे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट प्राइस किस पे कैलकुलेट, आई मीन प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करोगे, सीपी पे कैलकुलेट करते हो है ना, लॉस किस पे कैलकुलेट करते हो, लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली डिस्टेंस इधर आ जाएगी, एसपी इधर आ जाएगा आपके पास इन द केस ऑफ लॉस, है ना, तो ये वैल्यू सीपी से कम हो जाएगी। ठीक, तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही होगा, है ना। चलो तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दे दिया भाई, सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है 20 और 27 का रेशियो आपको दे दिया। एकदम मार्क प्राइस आर्टिकल का 13,500 है ना, फाइंड अ प्रॉफिट व्हेन द डिस्काउंट परसेंटेज 25%, तो भाई डिस्काउंट परसेंटेज 25 है ना, इसका मतलब क्या है 1/4 है ना, 1/4 मतलब क्या हुआ है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हो, एमआरपी पे कैलकुलेट करते हो, तो रेशियो से कर लो भाई। एसपी और एमआरपी अगर मैं देखूं, अगर 4 मेरा एमआरपी होगा, एक का मैंने डिस्काउंट दिया, कितने पे बेचा होगा 3 पे बेचा होगा ना, है ना, तो मैं इस वाली रेशियो कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। अब रेशियो आपको आइडिया होना चाहिए भाई, सेलिंग प्राइस ये और ये तो भाई मेरे पास सेम होना चाहिए ना, ये कैसे अलग अलग हो जाएगा, ये रेशियो अलग चल रही है ना, ये रेशियो अलग चल रही है, बट क्या है कि सेलिंग प्राइस एक कनेक्शन मुझे मिला जिसे आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना, अगर आपको बेसिक आइडिया, तो दो रेशियो में ए बी और सी और डी में कभी भी दो रेशियो को इक्वल नहीं ले सकते जब तक इन दोनों के बीच के मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, अब मुझे पता चला सेलिंग प्राइस 27 है, ये 3 है, बट सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए ना, अब रेशियो है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी डिवाइड कर दो, रेशियो तो चेंज नहीं होता ना आपके पास, इसका मतलब 27 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो फिर 9। फाइनल आपको रेशियो मिला भाई सीपी एसपी और एमआरपी का, कितना आ जाएगा, दिस इज 20 और एसपी दिस इज 27 और 9 चौक 36 दिस इज 36। कहानी क्लियर होगी। मांग क्या रहा है भाई अपने से, प्रॉफिट मांग रहा है, प्रॉफिट मतलब 7 यूनिट की वैल्यू मेरे से मांग रहा है, ठीक है, और 36 यूनिट की वैल्यू मुझे दी हुई है, 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 13,500। क्लियर। तो 36 यूनिट यानी एमआरपी कितना है 13,500, 7 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, दिस इज 13,500 ओवर 36, इसे मेरे को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 7 से, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है 7 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो अगेन दैट इज वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 9 से अगर करूंगा तो 15 बार जाएगा भाई, 15 में 135 होता है, 15 चौक कितना हो जाएगा मेरे पास 60, ठीक है, और 15 सत्ते अगेन मेरे पास ये कितना आ जाएगा 10,500, है ना, 15 सत्ते 105 होता है ना, 10,500 अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 25 आएगा, 4 छक 24 आ जाएगा, ठीक है, हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2625 शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना, फिर भी चेक कर लो, है ना, 4 दूनी 8 और कितना आ जाएगा 8 था, 25 4 छक 24, फिर एक आया था ना मेरे पास, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम नहीं लगेगा भाई, ये मुश्किल से 15-15 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस में हो ना तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, दे वेरी मतलब मॉडरेट क्वेश्चन जो आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, जैसे एवरेजेस रेशियो बोल दो, एवरेज बोल दो या एजेस बोल दो, है ना, तो एजेस का आपका ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो आप देखो कि अरुण और कबीर की प्रेजेंट एज दी हुई, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड कबीर इज 5:6 रिस्पेक्टिवली, ये प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया, ठीक है, while the present age of Kabir is 60% the present average age of Arun and Nancy together, ठीक है जी, 12 years from now Nancy will be twice as old as Kabir, find the present age of Arun, अरुण की प्रेजेंट एज आपको निकालनी, ठीक है, तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता एजेस वाले क्वेश्चन में, अगर आपको रेशियो का बेसिक आइडिया है ना, तो आप रेशियो से करोगे, है ना, और फिर क्या करोगे थोड़ी सी इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ती है भाई, इक्वेशन तो हर क्वेश्चन में सॉल्व होगी ना आपके पास भाई, कोई भी अगर क्वेश्चन बना रहे हो मैथ्स में या क्वांट में, तो वो तो बेसिक आइडिया है भाई, नंबर ऑफ शिफ्टिंग किया, एक्स को इधर लिया वाई को इधर लिया, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर सिर्फ इस क्वेश्चन को देखो, एप्टीट्यूड यही होता है, अगर सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात है तो समझना एक बार, है ना, अरुण की और कबीर की एज यानी ये 5 और 6 का है, अरुण की जो एज होनी चाहिए दैट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 5 भाई, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, यही तो एज होनी चाहिए अरुण की, 5 के मल्टीपल में होनी चाहिए। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास दैट इज 20 जो 5 का मल्टीपल है, समझ रहे हो, तो ऑप्शन तो मेरे पास अगर
ऐसे टाइप के अगर ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आपका ध्यान चला जाता है, आपको क्लिक हो जाता है, तो क्वेश्चन तो मुश्किल से 5 सेकंड का भी नहीं रहा ना। बट क्या होता है कि जरूरी थोड़ी है कि भाई मेरे को मैं ऐसे ही आपको सवाल कराऊंगा, हाँ भाई एक ही ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है 2 ऑप्शन हो 5-5 के, है ना। बट ये तो थोड़ा सा कोइंसिडेंट था, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आप कोई सा भी एग्जाम उठाओगे मॉडरेट सीजीएल या डी ट्रिपल एस बी इन सब में, तो कभी कभार ऐसे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। बैंक और कैट को छोड़ दो, वहां तो खैर बिल्कुल नहीं होती है सब चीजें। बट व्हेन यू टॉक अबाउट आपका जो एग्जाम का नेचर है, उसमें तो आपको मिल जाएगा ना भाई। ऑप्शन में 5 का मल्टीपल होनी चाहिए उनकी एज में, 5 साल 10 साल 15 20 25। खुद देखो 5 का तो एक ही मल्टीपल है भाई, तो क्वेश्चन करने की बात थी, वो तो हो गया, है ना। बट ये हर बार मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ये तो कोइंसिडेंट है ना। ये तो ऑप्शंस ऐसे थे कि सिर्फ में एक ही 5 का मल्टीपल थे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो भाई भाई हो गया, बट क्या है हर बार थोड़ी ऐसी चीजें नहीं होगी, आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जो जो पढ़ता, जो जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस हिसाब से आप फ्रेम कर लो भाई। अरुण की एज, इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, है ना, ताकि आप इक्वेशन हम लोग आराम से देख पाए। अब आप क्वेश्चन तो मुझे पता चल गया ना, अरुण तक पहुंचना है। 3 इक्वेशन मुझे, आई मीन 3 बंदे हैं, अरुण, कबीर और नेंसी। अरुण की एज 5 और 6 है, कबीर की है ना 5x, और अगर 6x की बात करूं, इसे x में ले लेते हैं, है ना, इतना तो क्लियर होगा भाई। मुझे ये तो नहीं पता ना 5 हो सकती है 10 15 20, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होते हैं। ये प्रेजेंट एज मैंने मान ली। अब वो क्या बोल रहा है, वाइल द प्रेजेंट एज ऑफ कबीर इज 60% ऑफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ नेंसी एंड अरुण एंड नेंसी टुगेदर। तो जो बोल रहा है वो निकाल लो ना। क्या बोल रहा है कि कबीर की जो एज है, ये कबीर की एज हो गई भाई 66, ये क्या है 60% है। किसका 60%? अरुण की एज 5x थी और नेंसी की एज आपको नहीं पता, उसका अगर आप एवरेज करते हो तो उस वैल्यू का 60% आपको पता होना चाहिए। ये आपको, है ना, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने किया क्या। देखो 5x और 6x में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इतना तो हम लोग बेसिक आइडिया में मान के चल रहा हूँ आपको होगा। अब इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करना था क्या, कबीर की एज क्या है, वो बराबर 60%, किसका 60%? अरुण का, एक्स में दिया, और नेंसी की अभी मैंने एन मान ली, जो मेरे को नहीं पता। ये मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है, मेरे पास आ जाएगा भाई 6 इंटू 12। चाह तो देखो शॉर्टकट ऐसा कुछ मेथड नहीं होता, बट क्या है कि आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप क्या करने लग जाते हो, आपको चीजें ना दिमाग में चलने लग जाती है, बार बार प्रैक्टिस, है ना। अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपकी क्या है, कैलकुलेशन छोटी छोटी आप दिमाग में करने लग जाते हो। तो क्या होता है, स्टेप्स जो है आप स्किप मार देते हो, छोटे छोटे स्टेप, है ना। तो अपने को ये पता है एवरेज की बात है तो सीधा मैं 12x लिखता है यहाँ पर, है ना। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स आप स्किप करने लगते हो, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 यानी 3/5, दिस इज 5x प्लस 9c की जी हो गया भाई। 3 का कितना किया 4 टाइम्स, 4 पंजे कितना हो गया 20x, 20x तो ये हो गया 20x इक्वल टू 5x प्लस n। व्हाट इज द एज ऑफ नेंसी, एज नेंसी की एज आ गई भाई 15x आ गई। अब आप देखो अरुण भी आ गया मेरे पास 5x में, कबीर है मेरे पास 6x में, और नेंसी की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी भाई 15x हो जाएगी, ठीक है। निकालना क्या, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, अभी तो जो क्वेश्चन जैसा डाटा निकल रहा था हमने निकाल लिया। अब इसको नंबर देखो, सब तो रेशो में आ गया, अब एग्जैक्ट डाटा पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसने इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना इसको नंबर्स में। अब देखो ये अगर 12 साल अगर बाद की बात करें, उस समय जो नेंसी की एज होगी वो कबीर की दुगनी होगी, तो खत्म। 12 साल बाद, ये नेंसी की प्रेजेंट एज है मेरे भाई, 12 साल बाद ये वाली एज होगी, वो दुगना होगी किसका, कबीर की एज का। बट ध्यान रखना प्रेजेंट एज की बात नहीं कर रहे हो, कबीर की एज आप ले रहे हो कितने साल बाद, वो भी 12 साल बाद आ लोगे आप, है ना। अगर ऐसा होता तो ये ना आफ्टर 12 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो ये बोलता दैट इज ओल्ड एज प्रेजेंट एज ऑफ कबीर बोलना था इसको, ठीक है। बट यहाँ 12 साल बाद, ठीक। दिस इज 15x प्लस 12 इक्वल टू 6 दूनी 12x प्लस 24 आ गया। 3x इधर शिफ्ट किया, आसान नंबर है, कैलकुलेशन भी आई होप इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसकी। 12x की वैल्यू भाई किसके इक्वल निकल कर आ जाएगी, एक मिनट रुकना, हाँ x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 निकल कर मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अरुण की एज थी 5x, यानी 5 इंटू 4 करूंगा तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 20, ठीक है। सो आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, तो हर बार नहीं होगा ऐसा मेरे भाई कि आपको एक ऑप्शन होगा, अगर 2 ऑप्शन होंगे तो आपको 2 ऑप्शन से आप चेक कर भाई, थ्रू ऑप्शन चेक कर लो ना। थ्रू ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, मान ले एक ऑप्शन था, अगर एक दूसरा भी 5 का मल्टीपल होता, तो वो तो आपकी चॉइस है ना भाई, आपको कैसे कंफर्टेबल लग रहा है। क्या आप 2 ऑप्शन चेक कर करके इसमें फ्रेम कर करके वैसे जल्दी कर रहे हो, या आप इस वाले मेथड से जल्दी कर रहे हो।
वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई किसकी कनेक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा स्मूथ होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट भी आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होता है भाई। एलसीएम और एचसीएफ तो आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है। एलसीएम भाई बड़ी मोटी मोटी भाषा में क्या होता है भाई, कॉमन पार्ट है ना, और आपका प्लस अनकॉमन। प्लस का मतलब प्लस नहीं, दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये दो टर्म कैलकुलेट करता है। एलसीएम बड़ी मोटी मोटी भाषा में क्या होता है, इट कंटेन्स कॉमन पार्ट प्लस अनकॉमन पार्ट, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट को वो आपका क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर है मेरे भाई। तो इतना तो आपको पता होगा भाई। आई होप नहीं भी पता तो एक बार बता दिया। जैसे दो नंबर्स कोई भी आप उठा लो भाई, जैसे 12 उठा लिया और मैंने 18 उठा लिया, है ना। तो 12 और 18 होगा एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालो, कॉमन एंड अनकॉमन पार्ट। लाइक इनको ऐसे फ्रैक्शन में कर लो भाई, दो 4 तिया 12 होता है ना, 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना। और ये आपका क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो इसमें आप देखो भाई कॉमन पार्ट क्या है इसमें, है ना, कॉमन भी और अनकॉमन पार्ट भी। भाई ये 2 की पावर 2, ये 2, ये कॉमन पार्ट है ना, वो अपने को क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है मेरे भाई। और इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, ये कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो क्या हो गया, एचसीएफ जो निकल कर आ गया मेरे पास, वो कितना आ गया, 2 और 3, 2 इंटू 3 करूंगा तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर एचसीएफ निकल कर आ गया। कॉमन पार्ट लेना होता है। अब आप देखो, है ना, अब आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है, अनकॉमन पार्ट का मतलब क्या हो गया कि देखो ये कॉमन है ना, इसमें 2 ही लिया था आपने, सिर्फ 2 लिया था आपने, तो ये 1 2 तो बचा होगा। इसका मतलब मोटी मोटी भाषा में क्या हो गया, एलसीएम में आप क्या लेते हो, बड़ी पावर ले लेते हो, एचसीएफ में छोटी पावर। इसकी बड़ी पावर कितनी है भाई, ये 2 कॉमन है ना, तो इसकी बड़ी पावर कितनी है, यानी 2 स्क्वायर। इस 2 स्क्वायर में आपका कॉमन भी आ गया और अनकॉमन भी आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 और 3 स्क्वायर, इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है भाई, 3 स्क्वायर आ गया, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 36, ठीक। बहुत रफ लेमन लैंग्वेज में बता दिएगा एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ, ठीक है। चलो हटाओ आप इसको, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। जेड और वाई दो पॉजिटिव इंटीजर है, वो क्या बोल रहा है, जब अब व्हेन y is divided by z the quotient is the largest single digit prime number and the remainder is 4, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए, देखो नंबर जिसको नहीं पता, जैसे 15 है, 15 को मुझे डिवाइड करना है 6 से, है ना। तो नंबर इस फॉर्म का होता है ना, जैसे 6 से डिवाइड करते हो, 6 दूनी कितना आया भाई 12, रिमाइंडर कितना आया मेरे पास 3। तो नंबर यानी जो 15 किस फॉर्म का होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, जिससे डिवाइड कर रहे हो, 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर दिस इज 3। ये होता है इस टाइप का नंबर। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है अभी आप लिखते चले जाओ। वो क्या बोल रहा है, जब y को आप z से डिवाइड करते हो, है ना, ये सिचुएशन बनी, तो दिस इज द डिवाइजर, है ना। तो y किस फॉर्म का होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। अब देखो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए भाई। प्राइम नंबर लार्जेस्ट सिंगल डिजिट का कौन सा होता है भाई, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, अगला होता है 11, लेकिन लार्जेस्ट कौन सा है, 7 है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वोशिएंट 7 होगा, प्लस रिमाइंडर कितना होगा भाई 4। तो एक तरीके से इसने इतना इनडायरेक्ट दे दिया, दिस इज 7z प्लस 4 आपको दे दिया। चाहता तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर ना देके वो आपको 7 सीधा बोल सकता था ना, बट आपको क्या नॉलेज चेक करनी है उसको, है ना, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर आपको दे दिया, ठीक। अब LCM of Z and M is same as their HCF which is equal to 6। ये आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखो LCM इंटू HCF क्या होता है, दैट इज दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। मान लो दो नंबर है कोई A और B, मैं उनका LCM और HCF की अगर मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो वो A इंटू B के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, भाई दो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम होता है, अगर वो कितना दिया हुआ है 6 होता है, इसका मतलब जो नंबर्स होंगे ना वो दोनों के दोनों नंबर्स, बोथ नंबर्स, वो भी मेरे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अब भाई ये सेम क्यों बोल रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन तो मैं अभी फिलहाल नहीं कर सकता ना ऑलरेडी। भाई बेसिक आइडिया पता होना चाहिए ना भाई, कैसे भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मैं ये बोल रहा हूँ, समझ लो, चलो बता ही रहा तो समझ लो। हालांकि देखो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए मेरे भाई, फिर भी बता देता हूँ कि ये क्यों होगा, बट इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब एलसीएम और एचसीएफ मैंने बराबर बोल दिया दो नंबर का,
है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों के दोनों नंबर मेरे पास क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। वो कैसे आएगा बराबर, भाई ये बोला मैंने, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब एलसीएम भी मैंने मान लिया लाइक एक्स हो गया, इनका एचसीएफ भी मैंने मान लिया सपोज एक्स हो गया, दोनों तो इक्वल है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटू बी दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आपके पास होने चाहिए। अब ये दोनों नंबर अगर अलग हो जाते हैं, है ना, अलग हो जाते हैं तो क्या होगा, इनमें एक ना एक नंबर तो डिफरेंट हो जाएगा ना भाई। अगर ये दोनों नंबर अलग है, मान लो मैंने 2 और 3 ले लिए, तो क्या इनका एलसीएम तो मेरे पास 6 आ रहा है, बट एचसीएफ कितना आ रहा है, मेरे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वरना इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, दैट शुड बी डिफरेंट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आई मीन सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू किसके निकल कर आ गई भाई, ए के इक्वल आ गई। इसका मतलब एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू द नंबर, जो आपका किसके इक्वल दिया हुआ भाई, 6 के इक्वल आपको। क्लियर है, ठीक है। तो बस अभी आप रिजल्ट ध्यान रखो, इतना ज्यादा ओहो सॉरी रियली सॉरी, इतना ज्यादा डीपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो तो यार तब होता है जब आपके पास समय हुआ ना, स्टार्टिंग से आप कर रहे हो, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आपको एक्सप्लेन करूं मैं, है ना। बट फिर भी जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैं कर पा रहा हूँ मेरे भाई, है ना। तो अब आप ध्यान रखोगे भाई, जब भी अगर एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का सेम है, दैट मीन दिस इज वेरी ऑब्वियस, नंबर शुड बी द सेम। और नंबर किसके बराबर होगा, वो एलसीएम एचसीएफ इनके बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू 7z+4 आपको दिया हुआ था, है ना। तो इसमें तो समस्या नहीं थी, ये डेफिनेशन, ये आपकी नॉलेज चेक करिए यहाँ पे, इक्वल टू 6, इसका मतलब जेड भी 6 के बराबर हो और एम भी 6 के बराबर ही होगा। तो वाई की तो वैसी वैल्यू निकल गई, 7 इंटू 6 प्लस भाई 4, 7 6 42 प्लस 4, नंबर क्या आ गया 46। मांग क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ वाई। तो इनका सम ऑफ डिजिट निकाल दो मेरे भाई, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। देखो यार बेसिक आपको आइडिया पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में, है ना। नंबर्स की फॉर्म क्या क्या होती है, कहाँ चला गया, हाँ, नंबर्स की क्या क्या फॉर्म्स होती है ना। आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ये तो भाई यही तो नंबर सिस्टम है। फैक्टर्स कैसे करते हैं आप, फैक्टर मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट आप देखो, आपका इक्वेशन का दिया हुआ है, बहुत सिंपल से वाले रिजल्ट है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करते हो ना, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपको पता होना चाहिए। बट प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे पता है ना आपको, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको जब आप ओपन करते हो, फायदा क्या होता है, जब इनकी जो प्रोडक्ट होती है ना, इनकी प्रोडक्ट वो क्या आ जाती है यहाँ पर, 1 के निकल कर इक्वल आ जाती है ना। जैसे 2ab करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी +2 और -2 का यहाँ पर आपका पंगा पता होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे डायरेक्ट निकालोगे भाई, ये वाला पोर्शन तो सेम रहता है ना भाई। अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे प्लस तक कैसे पहुंचोगे, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab में क्या ऐड करोगे, प्लस का 4ab ऐड कर दोगे तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो वो वैल्यू आपके पास निकल आएगी, दिस इज a प्लस बी का होल, ठीक है। तो ये तो भाई अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए नॉर्मल बेसिक, आपके जो फॉर्मुलेशन है ना, a प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब, इस टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं रटे रटा, ठीक है, सीधा आपको करना होता है। बट क्या अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं भाई आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो बिल्कुल फिलहाल क्या, जितना आप लोग सीख सकते हैं उतना सीख रहे हैं। एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 है अपने पास, इसका मतलब क्या है, m से डिवाइड करो। अब देखो चाहिए क्या मुझे, है ना, m माइनस 1 अपॉन m, m प्लस 1 अपॉन m, भाई जेड और y कनेक्ट तो m और m से ही है ना, x प्लस x माइनस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x से कनेक्टेड है, तो इसको डिवाइड करो पहले तो, है ना। तो जेड वाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया इसने, बट वो कनेक्ट आपके m माइनस 1 अपॉन m, m प्लस 1 अपॉन m से, है ना। कनेक्ट करो भाई इसको, इसको m से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, m प्लस 5 माइनस 1 अपॉन m इक्वल टू 0। इसका मतलब एक सिनेरियो तो मेरे पास क्लियर हो गया कि m माइनस 1 अपॉन m की जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ जाएगी मेरे पास भाई, किसके इक्वल आएगी, दिस इज -5। इसे तो आप साइड करो पहले। अब देखो m माइनस 1 अपॉन m यानी 0.2z दिया हुआ है,
0.2 z का मतलब कितना होता है 1/5 है ना। 1.1/5 टाइम्स ऑफ z की जो वैल्यू है -5 है, तो z तो भाई पंगा साइड करो इसका, इट बिकम्स माइनस का 25, z की वैल्यू आ गई -25, इसे साइड कर दो, ठीक है। अब स्क्वायर तक पहुंचने y का होल स्क्वायर चाहिए भाई, चाहिए क्या, यानी m+1/m तक पहुंचने, तो अभी तो बताया m+1/m तक कैसे पहुंचोगे, स्क्वायर करो आप इसका, दिस इज m² + 1/m², है ना, -2, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो m² + 1/m² की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, स्क्वायर करके 4 ऐड कर देना था 2 बार, 4ab, यही तो बताया मैंने अभी कि प्लस कर देते हो आप 4ab, ये तो है प्लस कर देते हो आप 4ab इसका स्क्वायर, तो दिस इज m² + 1/m², अब +2ab है ना, तो +2 इधर करोगे और आपका +2 इधर, फाइनली ये जो वैल्यू निकल कर आई दिस इज m+1/m के होल स्क्वायर की आ गई, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 29। तो ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए ना भाई, 4ab वाला, ये तो बताया था मैंने अभी भी, 5 का स्क्वायर किया है ना, प्लस क्या कर दोगे 4 टाइम्स ऑफ ab, ab मतलब कितना है, ये तो 1 ही आएगा, 4 टाइम ab, दिस इज 4, तो सीधा लिखना था कि m+1/m का जो होल स्क्वायर आएगा वो आपको 29 देने, ठीक है, तो m+1/m का होल स्क्वायर यानी y² की जो वैल्यू है वो आपके पास 29 आ गई, वैल्यू मांग किसकी रहा है भाई मेरे, वो देख लीजिए, माइनस का 2z समझना, तो माइनस का 25 की मल्टीप्लाई यानी माइनस के 2 से, है ना, यही तो है, जैसे माइनस का 2z -29 y² की वैल्यू 29 है, 50 में से 29 चला गया मेरे भाई, तो आंसर आ जाएगा 21, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा ध्यान से करना, अगर साइन का पंगा हो गया ना तो ऑप्शन भी ऐसे सेट होते हैं कि -79 दे देगा आपको, या जल्दबाजी में, अच्छा 50 माइनस और या 79 आ रहा है, तो कई बार होता है ना, उसमें कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं है कि गलती सभी करते हैं ना, बस इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, 1 मिनट रुकना यार, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अब देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, मुझे 4 की पावर z है ना प्लस 1 की पावर तो कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक तरीके से 4 की पावर z+1 की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, बोथ आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर क्यों है, इसका मतलब पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, यानी जो z है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 अप टू n तक, और अगर इसमें मैं जीरो और ऐड कर देता हूँ तो जीरो मतलब होल, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, क्लियर मेरे भाई, तो जीरो हटा दिया तो नेचुरल नंबर, जीरो ऐड कर दिया तो दिस कॉल्ड होल नंबर्स, क्या दिया z बराबर z इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 1 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ z एंड y इज 50, अब निकालो z और y, भाई खुद सोचो z और y 15 है, कैसे आया होगा 15, भाई 1 × 5 1 × 15 यानी 15, और क्या बन सकता है इसके फैक्टर, भाई 3 × 5 15, और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं, और इसने ये दे दिया कि दोनों z और y 1 से बड़े होने चाहिए, इसका मतलब ये तो मैं नहीं लूंगा ना, और इसका मतलब क्या होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट किया, 3 और 5 इसके मल्टीपल्स होंगे या फैक्टर्स होंगे, इसको मैं करके मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, भाई बड़ा कौन सा है, z बड़ा है y छोटा है, z बड़ा यानी z की वैल्यू 5 होनी चाहिए, इसका मतलब ये 4 की पावर 5 की वैल्यू आपसे मांग रहा था +1, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अब भाई पता होना चाहिए, मतलब ये 2 की पावर 10 होता है ना, 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 5 किया, 5 × 2 10, अब 2 की पावर 10 तक तो अपने को पता होता है, जस्ट 1024 + 1 1025 इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर मेरे भाई, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है अपने से क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका बेसिक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, है ना, तो आप देखो पी, अच्छा एक क्वेश्चन कौन सा था 8 के बाद नहीं है, ठीक है, पी एंड क्यू एक काम को मिलके 18 दिन में पूरा करते हैं, अब आप देखो एलसीएम से करते हो, एचसीएफ से करते हो, है ना, एलसीएम लेके करते हो, 1/n करके करते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर सकते हो, है ना, बट रेशियो से ठीक रहता है, पी और क्यू एक काम को 18 दिन में मिलके करते हैं भाई, ठीक है, पी अपना आधा काम z+5 दिन में करता है, और क्यू अकेला उस काम को 45 दिन में करता है, तो बेफजूल की ना क्या दिया हुआ है, मैं नॉट बेफजूल कि भाई ये थोड़ा सा लगता है कि अच्छा जेड कहाँ से आ गया, अरे यार
जब पी का निकल जाएगा ना मेरे पास कि पी कितने दिन में, इफ आई एम एबल टू कैलकुलेट कि पी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, भाई जेड हो वाई हो जो मर्जी वेरिएबल की वैल्यू निकलवा सकता है वो। तो भाई एक्चुअली इसने जेड की वैल्यू मांग रहा है, तो कहानी तो पी की उससे ही है ना कि पी का अगर मुझे पता चल जाएगा कितने दिन में, तो कर लो भाई। 18 45 का एलसीएम कितना होता है, 90। इसका मतलब 18 पंजे ये 90 आ गया, 45 दूनी कितना आ गया, 90। भाई क्यू अगर 2 यूनिट बनाता है, ये 5 है, तो पी कितनी यूनिट बनाएगा, 3 यूनिट बनाएगा। क्लियर हो गई कहानी? बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूँ। समझ रहे हो यार? अब इस समय बताना ये तो मुश्किल हो गया ना मेरे लिए कि मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, ये कैसे होता है वो। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो भाई ये सेशन तो थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत आसान था, है ना? तो 3 आ गई, यानी पी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है मेरे भाई। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? ये हो गया आपके पास 30 डेज। ठीक है, बट मांग क्या रहा है, पी आधा काम इतने दिन में करता है। तो भाई पूरा काम अगर 30 दिन में कर रहा है तो आधा काम 15 दिन में करेगा ना, दैट इज 50% ऑफ द टाइम, है ना? आधा काम दैट इज 50% ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द वर्क। क्लियर? 15 दिन हो गए, इसका मतलब जेड प्लस 5 ही तो वो दिन थे जो बराबर आ रहे हैं 15 के। जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 10 निकल के। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है ना? नंबर है, इन ए पेड चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन ए क्लास contributes as many rupees as the number of students in a class। ठीक है, ये बोल रहे हैं। देखो वो क्या बोल रहा है कि कुछ चैरिटी हुआ है जो भी है, हर स्टूडेंट उतना पैसा देता है जितनी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है। भाई टोटल कंट्रीब्यूशन या रेवेन्यू जनरेटेड आप कैसे निकालते हो भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस या कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट, है ना? यही तो होता है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है भाई? नंबर ऑफ टिकट्स, सेम ही तो रिलेशन है, मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइस पर टिकट सोल्ड। ठीक है, यही तो होता है मेरे भाई। तो कैसे आप टोटल निकालोगे भाई? टोटल कितना पैसा जो कलेक्शन हुआ है, वो कलेक्शन जो टोटल हुआ है वो कितना हुआ है? ये तो बोल रहा है भाई जितने बच्चे हैं उतने ही उस बंदे ने पैसे दिए। मान लो मेरी क्लास में एक्स बच्चे थे, हर बच्चे ने ₹X दिए, तो टोटल पैसा कितना कलेक्ट हो गया भाई? एक्स स्क्वायर हो गया ना। क्लियर? अब आगे देख लो, विद द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 बाय वन स्टूडेंट ओनली। अगर वो ये बोल रहा है कि अगर एक बच्चा इनमें से ₹2 और कंट्रीब्यूट कर देता है तो जो टोटल कलेक्शन हो गया वो ₹443 हो गया। तो भैया पहले कलेक्शन ₹100 था, ₹2 और ऐड हो गए, तो दिस इज 443। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 भाई। तो एक्स तो दैट इज प्लस का वैल्यू और माइनस का वैल्यू, बट पैसा कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होता ना। एक्स फाइनली क्या दिया मेरे को? 21। बहुत आसान क्वेश्चन था, दैट इज 20। 21 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए ना मेरे भाई। तो कोशिश करो 30 तक स्क्वायर कम से कम आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे 24 का स्क्वायर आया तो आप यार उसको ऐसे ऐसे कर रहे हो, 24 मल्टीप्लाई बाई 24 इस टाइप का कर रहे हो। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 तक तो आपको पता होना चाहिए, 30 तक आपका काम चल जाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया? अब देखो इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये बहुत मिलते हैं आपको, मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, परसेंटेज के, प्राइस ऑफ द शुगर, ये तो बहुत सारा वास्ट है, बट क्या आज का जो मोटिव था सिर्फ कनेक्शन का था, है ना? चलो तो इसको देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 25% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड द नंबर ऑफ वोट कास्ट टू पी एंड क्यू इज 5:8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, थोड़ा सा सिनेरियो समझा देता हूँ फिर भी। देखो जो भी होता है वो टोटल क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन है ना, समझना। तो टोटल पॉपुलेशन है कुछ, उसमें से क्या है कि कुछ आपके एलिजिबल होते हैं, कुछ वोट डाल सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है, कुछ वोट एलिजिबल ही नहीं हुए, वो आपके एलिजिबल है ही नहीं, वोट ही नहीं डाल सकते। अब ये जरूरी तो नहीं है भाई जो एलिजिबल हो हर एक बंदा वोट डाले। भाई कुछ ने तो आपका वोट कास्ट किया होगा और कुछ ने आपका वोट कास्ट नहीं किया, दैट इज नॉट कास्ट, नो वोट नहीं। अब जिन्होंने वोट डाला होगा उसमें से भी मेरे पास क्या होता है, कुछ इनवैलिड वोट जिन्हें मैं काउंट नहीं करता। वैसे कास्ट मतलब भाई डाले तो गए हैं, लेकिन जब आप विनर और लूजर का बोलते हो ना कि विनर को भाई आपको इतने अंतरों से हारा या इतने से जीता, तो उसमें काउंट नहीं करते। ठीक है, तो इनवैलिड वोट हो गया। अब ये क्या हो गया आपके पास? वैलिड वोट हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है पूरा। ठीक, अब आप देखो क्या बोल रहे हो। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 25% वोटर्स ने वोट डाला ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, कास्टेड टू पी एंड क्यू इन इतना। अब जो भी वोट डाले गए हैं
है ना, उसको 5 और 8 की रेशियो में क्या किया गया है, डाला गया है, जो दो कैंडिडेट थे पी और क्यू। इसका मतलब पी को जो वोट मिले और क्यू को जो वोट मिले 5x मान लो या 8x, कंफ्यूजन ना हो, हालांकि रेशियो से कर लो 5 और 8, ये है जो वोट डाले गए, दीज आर टोटल कास्टेड वोट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ वोट कास्टेड टू पी एंड क्यू, अब इसमें से भी ना कुछ वोट क्या होंगे, इनवैलिड होंगे, यानी कुछ वोट इसको भी इनवैलिड मिले होंगे, इसको भी इनवैलिड मिले होंगे। लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना कि भाई पी इतने वोट से हार गया जीत गया, है ना, क्या अंतर है, तो इन इनवैलिड वोट्स को हटा देते हैं, ठीक है। अगर ये बोलता कि जो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाला जो रेशियो है ना, तो ये मुझे पक्का समझ में आ जाता कि हाँ भाई अब इसमें इनवैलिड का पंगा नहीं है, जो भी है वोट्स पी और क्यू के वो क्या है वैलिड वोट्स के वाले। बट इसमें क्या पंगा है, इसने ये नहीं बोला कि द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाले, इसने बोला वोट जो मिले, भाई इनवैलिड वोट भी होंगे इसके अंदर और इनवैलिड वोट इसके अंदर भी होंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थोड़ा सा आप ध्यान रखो। Number of invalid votes is 8.33% of the valid votes. If half of the invalid votes were casted to P, and what percent of the vote casted for Q were valid? अब आप ये समझो, देखो ये 5x और 8x दिया हुआ, ये क्या था कास्टेड, कितने वोट डाले गए P को भी और Q को भी, दो ही कैंडिडेट। भाई अब 8.33%, ये तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए मेरे भाई, ये होता है 1/12, ठीक है। अब जो टोटल कास्टेड वोट है समझना वो क्या होंगे, उसमें से आपके क्या होंगे, दिस इज इनवैलिड वोट और वैलिड वोट। अब इनवैलिड वोट है जो वो 1/12 है वैलिड वोट का, तो भाई रेशियो हो गया ना 1/12, खत्म कहानी। वैलिड अगर 12 होंगे तो ये मेरे पास कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब टोटल वोट कास्ट कितने हो गए मेरे पास, 13 यूनिट हो गए, 13 यूनिट हुए, एक्स नहीं होगा। तो ये जो 13 यूनिट होगी है ना, तो ये 13 एक्स बराबर 13 के, तो एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ऊपर की, ठीक है। तो ये समझाने का थोड़ा सा आइडिया है, बट आप ऐसे नहीं करोगे, ये तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या होता है कि भाई कास्टेड वोट है ना, वो कितना है 5 और 8 की रेशियो में, ये 13 यूनिट दे रहा है, फाइनली जो है इनवैलिड और वैलिड वो भी 13 यूनिट है। तो ये जैसे एसपीसीपी में किया था ना मैंने यूनिट्स को बराबर, बट यहाँ यूनिट्स बराबर दी हुई है, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये 1 यूनिट होगा, ये 12 यूनिट, ठीक है। इनवैलिड प्लस वैलिड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लियर हो गया कि जो वोट पी को मिले हैं वो 5x होंगे और वो कितना होगा 8x हो जाएगा। अब इसमें भी आपके पास कुछ क्या होंगे, इसको इनवैलिड वोट मिले होंगे और भाई इसको भी वैलिड वोट मिले होंगे, इसको भी कुछ आपका इनवैलिड मिला होगा और इसका भी आपका क्या मिला होगा भाई, वैलिड वोट मिला होगा। अब क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट वर कास्टेड टू पी, भाई जो टोटल मेरे पास इनवैलिड वोट थे दिस इज एक्स, उसके आधे वोट आपको किसको मिले, पी को मिले। तो भाई पी को x/2 यानी सीधा लिख दो 0.5x वोट मिला है, तो भाई बचा हुआ 0.5x इनवैलिड, दिस इज नॉट, इसको इनवैलिड कर लो, है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लिख दिया मैंने। इनवैलिड इसको 0.5x मिला, तो इसको भी कितना इनवैलिड मिला होगा भाई 0.5x मिला होगा, ठीक है। मांग क्या रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द वोटर्स कास्ट फॉर क्यू वर वैलिड, तो क्यू को कितने परसेंट वैलिड वोट मिले होंगे। भाई क्यू का 8x था टोटल, अगर इनवैलिड हटा दोगे तो 0.5x हटा दिया, बचा कितना 7.5x मेरे भाई बचा होगा। अब अगेन दैट इज अ वे ऑफ कैलकुलेशन, है ना, 7.5x पूछ रहा है, ये वैलिड वोट है आपके, किससे कैलकुलेट करोगे आप 8x, यानी टोटल 8 मिले थे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, है ना। अब आप खुद समझो, क्या क्या कैलकुलेशन करने का ये तरीका नहीं था कि भाई 0.5x है ना, अगर मैं ये वाला निकाल लूँ, ये निकालना थोड़ा सा आसान है ना, दैट इज 8x, ये कितना होगा 1/16, 1/16 कितना होता है 6.25% होता है, आसान नंबर है, फ्रैक्शन आपको रटे हुए होते हैं जिन्हें परसेंटेज का बेसिक आइडिया है। तो भाई इतने इनवैलिड मिले हैं, तो 100 में से 6.25 घटा तो 93.75% क्या हो जाएंगे, दीज आर द वैलिड वोट्स आपके पास मिले। क्लियर है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ये वाला पता होना चाहिए, तभी आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई। हम्म, भाई नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका ये रहा।
अब देखो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए मेरे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हर साल आपका क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या रहेगा, हमेशा हर साल कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई, एक साल का अगर 20% है तो 4 साल का कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल। 20% इंटू 4 वो 80% होता है। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज इंटरेस्ट पे आपका क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है। यानी पहला साल अगर 20% लगा तो भाई ये डेफिनेशन, दूसरे साल भी 20% होगा, बट क्या होगा कि एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा, इसका भी 20% आपका ऐड हो जाएगा, है ना। डिफरेंस कहाँ आता है भाई, इसका तो 1% था, दो 20% था, आई मीन 2 साल का कितना होगा, 40%। इसका मतलब क्या है, 20% पहले साल, दूसरे परसेंट भी 20 साल। डेफिनेशन क्या हुई, ये तो सेम ही है 40। एक्स्ट्रा कहाँ आया, इस 20% का भी आप 20% निकालोगे तो दो दूनी कितना हो गया मेरे भाई, 4, ये 44%। इसलिए हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा आपका ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया जितना पॉसिबल है भाई पहले सेशन में दे रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, फिर उस हिसाब से नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्लान कर लेंगे। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि मैंने कुछ पैसा लगाया, वो जेड था, अब 4z/3 हो गया 5 सालों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं। अब देखो ये इतना भाई ये रेशियो तो है भाई, जैसे जेड लगाया 4z/3, आपको क्या होगा, टोटल पैसा मिला होगा। ठीक है, तो इफ आई विश एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स इतना, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मैंने 3 रुपए लगाए और मुझे 4 रुपए मिले 5 सालों के अंदर मिले। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी है। अब वो बोल रहा है कि पहला वाला जो पैसा था, अगर उसमें 1500 रुपये आप और ऐड कर दोगे, वो अगर लगाओगे 3y%, मतलब क्या हो गया, 3 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लगाओगे, तो तब मेरे को जो इंटरेस्ट जनरेट होता है 3 साल में 1500 है, तो वो पैसा कितना लगाया था मैंने, वो मानेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो आप देखो ना यार कि भाई 3 रुपए लगाया, 4 रुपए मुझे टोटल अमाउंट मिला, यानी 1 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, 3 पे मैं कैलकुलेट करूंगा भाई, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में करो या फ्रैक्शन में करो, अगेन आपकी चॉइस है। रेशियो परसेंटेज दैट इज सेम थिंग, है ना। बट ये 1/3 जो मिल रहा है वो 5 सालों में मिल रहा है मुझे, तो क्या एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है ना, एक साल में जो पैसा इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, दिस इज 1/15, है ना, 5 को मैं इधर ले आया। ठीक, तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100, या तो आप 20/3% से कर लो, या अगर आप फ्रैक्शन से कर रहे हो तो भाई इसको 1/15 ही लेना। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो पैसा आपने लगाया Z+1500, इसको अगर साइड भी कर दो, बट मुझे ये पता नहीं जो भी पैसा लगाया मैंने उसका 1/15 वो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया भाई, 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया, मल्टीप्लाई कितने साल के लिए लगाया, 3 साल के लिए लगाया, तब जाके मेरे को जो जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है वो आपका 1500 इसने दे दिया। ठीक है, तो वे ऑफ कैलकुलेशन तो आप भी करेगा ना भाई, 3 का ये 5 टाइम्स है, जैसे मर्जी कर लो, 3 का ये 5 टाइम्स हो गया ना, 25 यानी 2500 रुपये हुआ वो टोटल पैसा। वो टोटल पैसा किसके बराबर था, Z+1500 के बराबर। तो इनिशियल पैसा कितना कितना लगाया था आपने भाई, 1000 लगाया हुआ। तो सिंपल है ना, बस वो उसका डिनोशन करने का तरीका अलग है। वो यही तो बोल रहा है कि जो पहले पैसा था उससे 1500 ज्यादा लगाते हो तो 2500 आया था वो पैसा, तो ये 1500 पहले वाले से ज्यादा था, इसका मतलब आप 1500 घटा दो तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो ये नेक्स्ट आपका एवरेज से रिलेट दिया हुआ है, एवरेज, है ना। अब एवरेज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ना कि भाई टोटल सम, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए भाई, वेटेड एवरेज। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एवरेज वेट 6 बॉयज का 45 kg है, द एवरेज वेट ऑफ 9 गर्ल्स इज 3 मोर देन दैट ऑफ द गिवन बॉयज। ठीक है, तो आप ये करो कि 6 बॉयज का जो एवरेज है वो आपको 45 है। ठीक है, और अगर मैं क्या बोल रहा है कि 9 जो गर्ल्स होंगी मेरे पास, है ना, उनका जो एवरेज वेट होगा वो 3 ज्यादा होगा, तो 45 से 3 ज्यादा आप करोगे मेरे भाई, तो दिस इज 48। तो ये तो सिंपल दे दिया कि 6 गर्ल्स बॉयज का एवरेज 45, 9 गर्ल्स का एवरेज 48 आपको दे दिया। अगर एक बॉय जिसका वेट 42 kg लेफ्ट द ग्रुप एंड वन गर्ल हुज वेट इज Z kg ज्वाइन द ग्रुप, देन द एवरेज ऑफ बोथ द ग्रुप्स विल बी द सेम। तो जो दिया है उससे ही तो आप कैलकुलेट करोगे, आई मीन जो कंडीशन है क्या है कि एवरेज दोनों का सेम हो जाता है ना। तो अब आप देखो, अब पहले एवरेज निकालो भाई, 6 थे, एक चला गया जिसका वेट 42 kg है, तो अब मेरे पास कितने बॉयज हो गए, 5 बॉयज हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक गर्ल ऐड हो गई, है ना, जिसका वेट आपको नहीं पता, उसका माना था इसने जेड। अब मेरे पास जो वेट हो गया दैट इज ऑफ 10 गर्ल्स का वेट हो गया। अब जो 10 गर्ल का वेट है एवरेज, जो 5 बॉयज का वेट है एवरेज,
वो मेरे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे निकालोगे भाई, 6 बंदों का जो वेट था है ना, वो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऐसे ही तो निकलता है। अभी एवरेज बता ना, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स तो सम निकल के आ जाता है, ठीक है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। ये आया 6 बंदों का सम। इसमें से अगर आप 42 घटा दोगे तो ये कितने बंदों का सम आया, 5 का। इनका एवरेज कितना होगा भाई, ये 5 हो गया, ठीक है। ऐसी 9 गर्ल्स है, मल्टीप्लाई बाय 48, ये इनका 9 का सम हो गया। एक गर्ल आपने ऐड किया, वेट नहीं पता। टोटल 10 का सम डिवाइडेड बाय किससे करोगे आप, 10 से। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन ना, द वे ऑफ कैलकुलेशन आपका और रहेगा, वो तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो। 5 का अगर मैं 2 टाइम्स करता हूँ, 45 दूनी 90 है ना, 9 का 3 टाइम किया, 9 तिया कितना हो गया 27, 27 दूनी 540, तो ये हो गया मेरे भाई। और 84 ये हो गया, 42 दूनी है ना, 48 को 9 से करूंगा, यानी 5 में 45, 450, और 9 दूनी 18, 432, तो ये आ जाएगा मेरे पास भाई, ठीक है। प्लस का जेड आ जाएगा। अब 500 ये तो आ गया 108, यानी 108 में से 84 मुझे घटाने हैं, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस 432 फॉर, हाँ ठीक है। 108 में से अगर 84 चला गया तो 16 और 8 कितना हो गया, 24, यानी जेड की जो वैल्यू आ गई वो 24 आ गई। मांग क्या रहा है, बस दुगना मांग रहा है इस वैल्यू का भाई, 24 का डबल कर दो, दिस इज 48 इज योर करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो बेसिक ही क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट उसको लगेंगे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब देखो मिक्सचर का है। मिक्सचर क्या क्या होता है, जैसे कोई भी मिल्क एंड वाटर है, समझना मेरी बात, मिल्क और वाटर मान लो 50 लीटर है, मैं बोल रहा हूँ कि वो 2 और 3 के रेशो में, माने मैंने निकाला इसमें से 10 लीटर, तो भाई जब 10 लीटर निकालोगे ना, तो मिक्सचर है, यानी उसमें अलग नहीं कर सकते, मोटी मोटी भाषा है, कोई मिक्सचर है, कोई पानी है ना, कुछ आपने मिला दिया पानी के अंदर, तो अलग थोड़ी करोगे, यानी इस 10 लीटर में भी आपके पास रेशो कितना रहेगा, 2 रेशो, निकलेगा भी वो सेम रेशो में। अब बचा कितना, 40 लीटर, तो वो जो 40 लीटर होगा उसमें भी जो रेशो होगा मेरा 2 और 3। इसका मतलब मिक्सचर में से आप कुछ भी निकालते हो, मिक्सचर है ना, तो वो आपका क्या होता है, क्वांटिटी चेंज हुई है बट रेशो आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब बेसिक आइडिया अगर ये नहीं है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते मेरे भाई, है ना। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो क्या बोल रहे हैं, एक मिनट को। मिल्क और वाटर का जो रेशो है इनिशियल, वो 4 और 1 के रेशो में है ना। रेशो ऑफ मिल्क एंड मिल्क टू वाटर इज रिस्पेक्टिवली 4 और 1 है। अब इसमें से 20 लीटर चला गया आपके पास, तो भाई 20 लीटर मैं समझ रहा हूँ कि क्वांटिटी ये नहीं पता कितना था मुझे, है ना, ये मुझे इनिशियल नहीं पता कितना था। 20 निकाल लोगे तो ये तो मुझे पता है कि 20 कम आएगा, लेकिन रेशो थोड़ी चेंज होगा, रेशो तो मेरे पास 4 और 1 का वही रहने वाला है ना, रेशो तो बदलेगा नहीं मेरे पास, यहाँ पे रेशो सेम रहेगा, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी। ये पॉइंट होते हैं कनेक्ट 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 करने वाले भाई, रेशो के डेफिनेशन। अब आप क्या कर रहे हो, 20 लीटर का मिक्सचर इज रिप्लेस विथ 5 लीटर ऑफ मिल्क। अब आप इसमें देखो, ये मिल्क का रेशो है और ये वाटर का है। अब आप क्या ऐड कर रहे हो, 5 लीटर मिल्क आप ऐड कर, ठीक है। फाइनल रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क बिकम 2:13 रिस्पेक्टिवली। ये ध्यान देना, देखो ये कितनी छोटी छोटी चीज है। वाटर टू मिल्क है, जल्दबाजी में मिल्क और वाटर मत पढ़ लेना इसको, तो ये वाटर है, यानी वाटर जो होगा, वाटर टू मिल्क इज 2, वाटर 2 है, और मिल्क मेरे पास कितना है, इसे थोड़ा नीचे लिखो, है ना। मिल्क मेरे पास 13 निकल कर आएगा, दिस इज 2 और दिस इज 13। अब मेरे पास आपने जब मिल्क डाला है मेरे भाई, है ना, तो जब मिल्क डाला है तो वाटर रेशो तो चेंज होगा, ये तो क्वांटिटी में मिल्क आपने ऐड किया तो रेशो तो चेंज होगा, बट वाटर दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। पानी पानी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना, समझ रहे हो। तो फिर वही आगे रेशो वाली कहानी, भाई पानी में बदलाव नहीं है, इसका मतलब इस रेशो का कनेक्शन मिला, यानी अगर यहाँ पर पानी 2 यूनिट है, वाटर इज 2 यूनिट, तो आपको यहाँ पर भी वाटर को क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट करना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई। फाइनली जो रेशो निकल कर आएगा, 4 दूनी कितना हुआ 8, और फिर 2 एकम 2 कितना हुआ 2। इसका मतलब अब मेरे को रेशो कनेक्टिविटी मिली कि दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम। अब मैं इन दोनों को रेशो को ऐड भी कर सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। अब वाटर हो गया सेम, है ना, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू आई, यानी 5 यूनिट, ये 5 यूनिट है ना, और 5 यूनिट ही आपने क्या ऐड किया था, वाटर ऐड किया था, यानी 5 यूनिट, सॉरी मिल्क ऐड किया था 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, खत्म हो गई भाई। 8 और 2 कितना हुआ 10, यानी यहाँ पर था वो आपके पास 10 लीटर आपके पास यहाँ पर आया होगा,
जो 20 लीटर निकालने के बाद आया हुआ, तो इनिशियल जो मेरे पास हो गया वो कितना लीटर हो गया भाई, 30 लीटर मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है कहानी। मांग क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी कितना था इसके अंदर, तो भाई पानी इसका 1/5 था, 30 का 5 का 6 कर दो, दिस इज 6 आ जाएगा आपके पास। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब भाई ये आपका सॉल्व करने का तरीका, आप देखो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो एक पर्सन है, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है 50 किलोमीटर से, तो ये मेकअप फॉर ए डिले ऑफ 200 मिनट। इसका मतलब क्या है कि भाई एक व्यक्ति अगर 200 मिनट की दूरी को पूरा करने के लिए अपनी गति को 50% बढ़ानी पड़ती है उसको, यदि दूरी 1000 किलोमीटर तो बढ़ोतरी में उसके, देखो ये गलत लिखा हुआ है भाई, नहीं, एक व्यक्ति को 200 मिनट की देरी को पूरा करने के लिए, है ना, देरी। इसका मतलब क्या है कि जब मुझे इनिशियल स्पीड नहीं पता कितनी थी, मान लो मैं अगर एक्स स्पीड से जा रहा था, कोई भी नहीं समझना है इसको पहले, तो बोल रहा है कि मैं 200 मिनट लेट हो रहा था, यही तो मतलब है इसका। तो इस 200 मिनट को लेट हटाने के लिए, मैं टाइम पे पहुंचने के लिए, तो मुझे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी भाई, 50, तब जाके मैं लेट नहीं हो रहा, यानी मैं तब जाके टाइम पे पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, तो आपकी इनिशियल स्पीड निकालनी है, व्हाट वाज हिज स्पीड आफ्टर द इंक्रीज। अब देखो कोई फॉर्मूला तो वैसे होता नहीं है ना, मैंने वही बात बताई ना, देयर इज नो फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक नहीं होती, बार बार जब आप कैलकुलेट करते हो स्टेप्स आपके क्या होगा, रट जाते हैं, उसे आप फॉर्मूला बोल सकते हो। बेसिक मेथड से तो आप ऐसे ही तो करोगे भाई, भाई एक बार ये स्पीड है, एक बार ये स्पीड है, इन दोनों में जो टाइम का अंतर है वो 200 मिनट आपको दिया हुआ है मेरे को। तो अब देखो ये आपको पता है जी, डिस्टेंस दैट इज स्पीड इनटू टाइम, भाई 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड पहले x है, फिर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड फिर कितनी है, दिस x प्लस 50, इन दोनों का जो गैप है 200 अपॉन कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। भाई किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है, तो 200 मिनट को भी आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये आया 1000। ठीक है, अब ऊपर आप सॉल्व करोगे x प्लस 50 माइनस एक्स, समझना है ना, और दिस इज x इंटू एक्स प्लस 50, ये पोर्शन आएगा 200 अपॉन 600। अगेन द वे ऑफ कैलकुलेशन यूज, 200 का ये अगर मैं करता हूँ कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा मेरे भाई, x से x क्या हो जाएगा, हाँ x से x हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 6 पंजे कितना आया, 30, है ना, 30, यानी ये कितना हो जाएगा, 30, 3000, 3 इंटू 5 5000, 15000, सॉरी, x इंटू एक्स प्लस 50 जो आया वो कितना आ जाएगा, 15000 मेरे पास निकल कर। अब सोचने वाली बात है कि दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करके 15000 आ रहा है, और दोनों में अंतर जो होना चाहिए 50 का होना चाहिए मेरे भाई, फिर कैसे निकालोगे अंतर 50 का, भाई क्वाड्रेटिक यही तो सॉल्व करते हो आप, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, क्योंकि ये तो छोटी छोटी चीजें होती है। दो नंबर है भाई, 100 और 150 ही तो होगा, 100 अगर और 100 और 50 को अगर मैं, है ना, 100 और 150 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, कुछ सोच के देखो, 100 और 150 को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 15000 आ जाएगा, इन दोनों में अंतर कितने का भाई, 50 का अंतर, है ना। तो भाई ये तो चीजें आपको करनी पड़ेगी ना, बाय प्रैक्टिस ही चीजें जनरेट होगी, है ना। भाई चलो जिन स्टूडेंट का बेसिक बिल्कुल भी नहीं है तो उन्हें चलो चलो डिफिकल्टी आ रही है, बट अगर आपको ये आइडिया है, ये टीएसडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको तो भाई ये सोचना पड़ेगा, ये तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें यही तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव कर देती है। अब फैक्टर भी तो करोगे, इसके फैक्टर ऐसे ही तो करोगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस ये कितना आ जाएगा, 15000 इक्वल टू 0, है ना। तो अब दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो वो कितना आना चाहिए भाई मेरे पास, मल्टीप्लाई करने पे तो 15000, दोनों का अंतर जो होना चाहिए प्लस का 50 होना चाहिए, तो ऐसे ही तो करोगे फैक्टर, यही तो मैं कर रहा हूँ आपका, जैसे x प्लस 150, ठीक है, और फिर क्या करूंगा मैं, माइनस का 100 करूंगा, फिर दैट इज अगेन x प्लस 150, ठीक है। तो फाइनली दिस इज x माइनस 100 और अगेन दैट इज x प्लस 150, ठीक है, फाइनल x आ गया 100 या x इक्वल टू माइनस 150, ये लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस स्पीड आपकी नेगेटिव में तो होती नहीं, तो x की जो वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू 100, तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट वाज हिज स्पीड आफ्टर द इंक्रीज, तो 100 था, 50 बढ़ाया तो 150, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करोगे। बट अब इसे फॉर्मूला समझ लो, है ना, एक फॉर्मूला होता है भाई, याद कर सकते हो तो कर लो, हालांकि हालांकि ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं यही समझा रहा था आपको, क्या ये देखो, ये क्या है, स्पीड का डिफरेंस था, फॉर्मूला क्या होता है,
जैसे केस में होता है ना कि भाई मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, इतना घटा दिया, तो डिले विले ये होते हैं, 10 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2, यानी स्पीड का मल्टीप्लीकेशन। जो यहाँ पर हमने किया ना स्पीड का मल्टीप्लीकेशन ओवर स्पीड का गैप S1 माइनस S2, यानी स्पीड का गैप है ना, मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम का गैप डिवाइडेड बाय 60। तब आप डिवाइड करोगे जब आप क्या करोगे मेरे भाई, अगर टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में ले, ठीक है, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करिए। ये जो निकल कर आता है ये आपका डिस्टेंस निकल कर आता है। दिस इज द फॉर्मूला, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, यही तो किया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। यहाँ पर क्या किया, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ स्पीड, है ना, मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस, है ना, मल्टीप्लाई 60, ऐसे इधर किया ना, दिस इज 60 इधर गया, 200 इधर गया, टाइम डिफरेंस, फाइनली जो डिस्टेंस निकल कर आया दिस इज। तो जनरेट तो यहाँ से हुए ना, अब इसे फॉर्मूला बोल दो भाई। अब उस फॉर्मूले का क्या समस्या है, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। अब आप देखो S1 इंटू S2, एक स्पीड x मुझे दी हुई थी जो मुझे नहीं पता था, है ना, x इंटू एक्स प्लस 50, स्पीड का गैप 50 दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस यानी 200 डिवाइडेड बाय 60 बराबर किसके आ गया भाई, 1000 के बराबर आया था मेरे पास। तो बात तो वही हुई ना, 15,000, फाइनली यही तो निकल कर आया, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 50 इक्वल टू 15,000 निकल कर आपके पास, ठीक है। तो बस यही कहने का मतलब है, ट्रिक व्रिक ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे भाई, ये सब सारी ना चीजें जब सॉल्व करते हैं ना तो स्टेप रिपीट होते हैं, जब स्टेप रिपीट हो रहे हैं बार बार तो आप क्या करते हो, एक फॉर्मूला बना के हम उसको रट लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें लॉस क्या है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना तो भाई बेसिक आइडिया ये रट लिया, मेरे को ये नहीं पता कैसे हो रहा है, तो मैं हर दूसरे क्वेश्चन में अटक जाऊंगा। आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखो भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड का है, दिस इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड, है ना, धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल, इसमें क्या है, बोट की स्पीड एक बार ऐड करते हैं, डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में आप उसको माइनस कर देते हैं, ठीक। चलो, तो अभी तो फिलहाल अटेम्प्ट ही करना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, भाई सर बोट की स्पीड दी हुई है 160, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट 50% ज्यादा है किससे, अपस्ट्रीम स्पीड से। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 864 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, भाई सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का जो रेशो है वो आपको कितना है, 50% ज्यादा है। अगर ये 100 होगा तो ये 300 होगा, इसका मतलब क्या है कि 3 और 2 का रेशो। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 यानी 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया डिवाइड बाय 2। क्यों ऐसा करते हैं समझ लो, जैसे बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड भाई 5 दी हुई है, एक तरीके से 3 है, बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड कितना है, 2 दी हुई है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ट्वाइस ऑफ बोट इक्वल टू 5, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 5/2। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 1/2 डबल, तो रेशो क्या आया, 5/2, रेशो 1/2। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपका क्या लिखा, 5 और 1 लिख दिया। तो ये तो वही स्टेप है ना, ए प्लस बी और एक इक्वेशन है, ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कैसे निकलती है, बी की वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये निकल गया, बोट की स्पीड 1 निकल गई। बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको 160 दी हुई है, तो 1 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो भाई ये 32 गुना आ जाता है, 32 का 5 टाइम्स करोगे तो 160। तो बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर, दैट इज 160, स्ट्रीम की स्पीड आ गई भाई 32 आ जाएगी आपके पास। बोल क्या रहा है वो आपसे, फाइंड द टाइम टेकन बोट टू ट्रैवल 864 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चाहिए, तो भाई ये हो गया डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, आप देख लो 160 प्लस 32 यानी 192 आ जाएगा आपके पास। अब देखो वे ऑफ सॉल्विंग है आपका, भाई मुझे ये पता है ना 192 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 832 मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे गैप कितना आ रहा है 36, यानी 8 का मल्टीपल है, यानी 0.5 एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर लगा दूँ। क्लियर है ना भाई, मल्टीप्लाई बाय 8 कर 4 कर रहा था मैं, है ना, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4, है ना, तो मेरे को यानी 8 सब्ट्रैक्ट करने पे यानी 32 मिल रहा है ना, मुझे सब्ट्रैक्ट कितना करना है 36, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाए भाई, जैसे 4 तो ये था, 4 पे तो जा रहा था मैंने 32 दे रहा था, गैप कितने का 36 का, इसका मतलब 0.5 एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा भाई, 4/8 यानी 0.5, ऐसे कैलकुलेशन कर लो, दिस इज 4.5।
तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस से सोचने का तरीका है, अलग अलग देखने का तरीका है, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं है। इसको 864 डिवाइड बाई 192 कर लो, काट लो भाई 8 से, 8 एकम 8 है ना, फिर 8 8 64 आ जाएगा, फिर 8 दूनी 16 और फिर 8 चौक 32, ठीक है। फिर आप 12 से कर लो, 12 निम 108, 12 दूनी कितना हो गया 24, दिस इज 4.5, ठीक। जैसे मर्जी आप कर लो, तो वे ऑफ कैलकुलेशन है, वे ऑफ देखने का तरीका है भाई आपका, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कितना आंसर आया, दिस इज 4.5 आवर्स आपके पास आ जाएगा, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगेन दैट इज ऑफ आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ये आप भाई खुद से ट्राई करना है ना, क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराई दिया, चलो मैं कराई देता हूँ, आज तो कराई देना है ना, क्या ही ट्राई करोगे यार, है ना। मतलब ट्राई तो करोगे खुद से सारे करना, बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन ना छोड़ू, आपको हाथ के हाथ करा दूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 10% पर एनम पे दिया हुआ है आपको, जो 1575 आ, अगर 1500 रुपए आप और ऐड कर दे, तो इफ रुपीज एन एडिशनल ऑफ 15% इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम ड्यूरेशन, 2 ही साल के लिए आपने लगाया, व्हाट विल बी टोटल अमाउंट रिसीव्ड। समझना जरा, एक पैसा है ना, उस पे आप है ना 1500, इस वाले पैसे पे 1575 आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने साल का, 10% के हिसाब से 2 साल का आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए ना भाई। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। कितना परसेंट आया, 21% आया। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल का 21% दिया हुआ है, 1575 दिया हुआ है, क्लियर है कहानी। अब वो क्या कह रहा है, अगर आपने इसमें 1500 रुपए और ऐड कर दिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल, 2 ही साल का है, तो क्या होगा कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, कितना निकल कर आए। समझना मेरी बात को भाई, इस पे तो 21% का इंटरेस्ट आ ही रहा है ना मेरे पास, है ना, जो कितना आ रहा है 1575 आ रहा है। अब 1500 पे भी अगर मैं इसका 21% निकाल दूंगा, तो 1500 का 21% कितना होता है, 15 दूनी 30, है ना, 1500 का 21% आपको निकालना है, 15 दूनी 30, 300 रुपए तो हो गया, इसका 1% 15 हो गया, यानी ये कितना हो गया 315 रुपए। क्या मैं बोल सकता हूँ, ये टोटल जो पैसा था वही तो मुझे निकालना था, P प्लस 1500, समझ रहे हो। इस P प्लस 1500 पे मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, आई मीन जो इंटरेस्ट आया, वो कितना आया, 1575, 315, आप उसको ऐड करोगे भाई, 325 करोगे तो 1900 चला जाएगा, 10 घटा दो, 1890 आया, यानी इस टोटल पैसे का ये 21% आपको दिया हुआ है। क्या निकालना है, टोटल अमाउंट रिसीव, यानी 100% तो पहले पैसा था और 21% इसका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, इसका 121% आपको निकालना, ठीक है। तो खत्म कहानी यहाँ पर। अगर 21% की वैल्यू आपको 1890 दी हुई है, तो 121 तक आपको पहुंचना है, 1890 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाई 121, जैसे मर्जी कर लो भाई। 21 का है ना, अब आप खुद सोचो, 21 का तो 9वां मल्टीपल ही है ना, 21 ढाई 110 होता है, 210, उसमें से अगर आप 21 घटा दोगे तो दिस इज 9 टाइम्स 121 को 9 से मल्टीप्लाई करना, तो 129 को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 एकम 9 1 10, दिस इज 10890 is your correct answer. So answer of this question is option number A is your correct. I hope this is clear to you मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आप देखो, देखो ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना, कि भाई ये बोलते हैं ना कि ऐसे कि इसका इतने परसेंट बॉयज थे, इतने गर्ल्स हो गए, इतने पास हो गए, फिर उसमें से पास वाले दिल्ली से बिलोंग करते थे, कुछ अदर स्टेट से बिलोंग करे, तो ये इसका कितना परसेंटेज है, तो इस टाइप का है, बस लैंग्वेज आपको इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, कितनी जल्दी आप करते हो वो मैटर। तो CAT 2020 was one of the easiest CAT exam in the history. The number of girls who attempted the test was 30% of the total student attempted the test, यानी CAT। सिंपल है ये, इससे कोई मतलब नहीं भाई, मेरे पास तो भी टोटल स्टूडेंट थे वो 100% थे, उसमें जिन्होंने टेस्ट दिया है सबने टेस्ट दिया है ना, उसमें से जिन्होंने भी टेस्ट दिया उसमें से गर्ल्स जो है 30% है, तो ऑब्वियस है मेरे भाई बॉयज कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे, ठीक है। अब 40% ऐसे बॉयज है दैट 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्कोर्ड एग्जैक्टली 90 या उससे ज्यादा, तो ये 70 है, इसका 40% अगर आप निकाल देते हो है ना, तो वो आ जाएंगे मेरे पास जिनके स्कोर 90 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे या 90 के बराबर।
अब 2 बार बांट दिया भाई, 90 वाले से ज्यादा या 90 से कम वाले, ठीक है। तो अपने को जो पूछा वो निकालना, 40% टोटल बॉयज जो 90 से ज्यादा। तो आपको करना क्या है ना, वो एक नंबर आप ध्यान रखना, आई मीन ये ध्यान रखना कि आप 90 से कम वाला निकाल दो या ज्यादा वाला। तो इस 70 का निकालना है आपको 40%, ध्यान रखना इस 70 का 40%, 28% ऐसे बॉयज हैं जिसका स्कोर 90 या उससे ज्यादा आपका दिया, ठीक है। इसका 4 सत्ते 28, 28%। क्लियर है कहानी, क्लियर है ना। ये 28% एक्चुअली में ये इसका 28% नहीं है, ये 70 का तो ये 40% है, बट 28% इसके रेस्पेक्ट में निकल कर, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, वाइल ए टोटल ऑफ 55% स्टूडेंट स्कोर 90% और मोर, यानी इस टोटल में से अगर 55% आप कर दोगे इसका, तो वो ऐसे स्टूडेंट होंगे, है ना, जो 90% से ज्यादा वाले। अब इस 90% से ज्यादा वाले बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे मेरे पास भाई, तो कहानी यहीं पे खत्म होगी। पूछ क्या रहा है, बात की चीज है, फिलहाल तो अपने को कनेक्ट होगा ना भाई। बॉयज तो 90 वाले मुझे पता है 28% है, तो क्या आप गर्ल्स नहीं निकाल सकते 90 वाली, इसे आई मीन जिनका स्कोर 90% या उससे ज्यादा होगा, वो मेरे पास निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, 55 में से आप 28 को घटा दीजिए, 55 में से आप 28 घटा दो भाई, 28 दूनी 56, तो डबल में से एक कम कर दूं, यानी 27% ऐसी गर्ल्स होंगी जिनका स्कोर 90 या उससे ज्यादा होगा। बची कितनी परसेंट गर्ल, 3% जिनका स्कोर 90 से कम आपके पास होना चाहिए। मांग कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ द टोटल हु स्कोर्ड लेस देन 90%। अब देखो थोड़ा सा हो सकता है मैंने लिखने में इधर उधर, देखो वैसे तो नहीं, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अब भाई ये 3% टोटल किसकी, टोटल अगर टोटल गर्ल्स का करोगे तो भाई ये तो 10% आ जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना, इसे टोटल स्टूडेंट कर। तो ये 3 आउट ऑफ 100 में से आपको निकालना है मेरे भाई, जो 3% निकल कर। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू मेरे भाई, है ना। तो ये आप ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में, अगर गर्ल्स के रेस्पेक्ट में पूछता है तो वो 10% ले लोगे आप, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। अब आप देखो ये ट्रेन्स का है, ट्रेन्स का बेसिक आइडिया भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ट्रेन जो है उसकी जो स्पीड है वो 360 है, और वो एक पोल को क्रॉस करती है। कोई भी ट्रेन अगर पोल को क्रॉस कर रही है ना, कोई भी अगर ये पोल है, तो किसके रिस्पेक्ट में, यानी पोल के रिस्पेक्ट में, जिस जो देख रहा है ट्रेन को उसके रिस्पेक्ट में दूरी लेते हैं हम लोग, है ना। तो भाई पोल है, तो पोल के रिस्पेक्ट में, पोल की तो कोई लेंथ नहीं होती ना। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन बोला जाता है इन केस ऑफ आप लेंथ ऑफ ट्रेन। पोल हो गया इलेक्ट्रिक पोल, है ना। अब या किसी छोटी गाड़ी या किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में भी अगर आप लोगे तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही टोटल डिस्टेंस होगा। अगर इसको दूसरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, है ना, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे भाई दोनों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये मुझे पता चल गया भाई कि ट्रेन है, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन पी की लेंथ में निकाल सकता हूँ ना भाई, 360 है, किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अब ये 5/18 कैसे है, सिंपल भाई, 360 है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई 1000, है ना, सेकंड्स है, तो पर आवर है 60 मिनट, फिर डिवाइड बाई सेकंड। तो ये वाली चीज क्या है, जब बार बार करोगे तो ये रटा रटाया फ्रैक्शन आ जाता है, इसलिए इसे 5/18 बोल देते हैं, है ना। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, सिंपल। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो भाई इसको 18/5 से आप इसको मल्टीप्लाई, तो 8 सेकंड है, दिस इज 5/18, तो इसकी स्पीड देख लो, 18 दूनी इसकी स्पीड आ गई भाई 100, है ना। 100 × 8, यानी ट्रेन पी की जो लेंथ आ गई वो आ गई 800 मीटर, ठीक है। अब ये ट्रेन पी एक पर्सन को क्रॉस कर रही है जो ट्रेन के अंदर बैठा है 20 सेकंड में, सेम डायरेक्शन में आपको पास होगा। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा पॉइंट है, ये ट्रेन पी है ना, और ये वाली क्या है, ट्रेन क्यू है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड तो माइनस होगी, बट ये ट्रेन है ना इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखिए, ये पर्सन कोई बैठा हो, तो मैंने अभी बताया ना किसके रिस्पेक्ट में, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो इस पर्सन ने क्या देखा होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन देखी होगी। इसका मतलब अगर मैं बोलता कि ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो दोनों की ट्रेन की लेंथ को ऐड करता, बट मुझे ट्रेन से मतलब नहीं है, मुझे क्या मतलब है, इस पर्सन से। तो भाई पर्सन ने क्या देखा, लेंथ ऑफ द ट्रेन देखी आपकी, इसका मतलब जो डिस्टेंस आया मेरे पास वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा 800, डिस्टेंस बराबर स्पीड,
अब भाई पर ये ट्रेन के अंदर बैठा है, ट्रेन तो चल रही है ना, ट्रेन तो चल रही है, इसका मतलब स्पीड तो होगी, पर्सन के रिस्पेक्ट में ट्रेन तो चल रही है, स्पीड तो होगी। तो यही मुझे निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो भाई रिलेटिव स्पीड है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्रॉस किया, तो इसका मतलब मैं पीछे से आया आपको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब मेरी स्पीड ज्यादा होगी ना, इसलिए इस वाली इस ट्रेन की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। कितनी थी, इसकी 100 थी, ट्रेन क्यू की स्पीड नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय, है ना, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम से। तो सिर्फ वे ऑफ कैलकुलेशन होता है मेरे भाई, है ना, और कुछ नहीं होता, वे ऑफ हैंडलिंग होती है, सॉरी, है ना। तो इसे आप क्या कर दोगे, दिस इज 40, तो क्यू की जो स्पीड आ जाएगी 100 में से 40 घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज योर, सॉरी बी इज योर करेक्ट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपका उससे रेशियोज से, सिंपल रेशियोज की कनेक्टिविटी। रेशियो से तो 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं ना, 3-4, तो इंपॉर्टेंट भी है भाई रेशियो। अब देखो पी क्यू और आर 3% है ना, उसमें क्या था, मेरे पास 48 पेन आपको दिए हुए थे। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, पी के पास तो 20 पेन है मेरे भाई, और क्यू के पास जो है वो 4, वाइल क्यू हैज 4 फ्यूअर पेन देन दैट ऑफ क्यू, मत करो इसको आर होगा, दैट इज अ मिस्टेक, है ना, क्यू के पास आर से 4 पेन कम है। ठीक है, if R has Z more pens, then the ratio of the pen with P Q and A becomes 5, 3 and 6 respectively. Find the value of Z. बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भाई, P के पास कुछ पेन है, R के पास जो पेन होंगे ना, जो Q के पास जो पेन होंगे उस 4 कम होंगे, लिखना चाहो लिख लो, वाले की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अगर R के पास कुछ पेन में ऐड कर देता हूँ, Z पेन उसको दे देता हूँ, तब मेरे पास जो रेशियो आ जाएगा 5, 3 और 6 का आ जाएगा। ना तो एक्स लिखने की जरूरत थी, ना ये लिखने की जरूरत, समझने वाली बात क्या थी, बढ़ाने के बाद ये रेशो आ रहा है, तो भाई जो पेन चेंज हुए होंगे वो तो आर के चेंज हुए होंगे ना, इसको तो उतने पेन मिले होंगे जो इनिशियल मिल रहा होगा, इसको भी उतना ही पेन मिला होगा जो इनिशियल मिल रहा होगा। तो आप देखो अगर ये 5 20 के बराबर है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब इसको 20 पेन मिले होंगे, है ना, इसको कितना मिला हुआ, 4, और इसको 4 6 कितना है, 24 है। ये वो आया है जो जेड पेन आर को देने के बाद आया है मेरे भाई, आर को देने के बाद आया। खुद सोचो, ये 20 है, इस पे तो फर्क पड़ा नहीं होगा, ये 12 है, इस पे भी फर्क नहीं पड़ा होगा, फर्क इस पे पड़ा होगा। जो आई मीन जो पेन है मेरे पास, है ना, तो 20 12 और ये कितने इसके पेन निकल कर आए हैं, 24 पेन मेरे से निकल कर आए हैं। तो ये बोल रहा है कि मैंने इसको कितने पेन दिए होंगे आपके पास। तो आप देखो पहले पेन 48 थे, अब जो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 20 12 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास भाई, 24 36 और 20, मेरे पास कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। पहले 48 पेन, ये 56 पेन कैसे आए, क्योंकि मैंने आर को जेड पेन दिए थे, इसका मतलब जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8। 8 पेन देने पर, है ना, मेरे को क्या सिनेरियो बनता है कि मेरे पास जो पेन हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, 5 3 और 6 की रेशियो में हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 8 से। ठीक है, अगर देखो ये 4 पेन वाला सिस्टम भी नहीं देता, वो मांग क्या रहा है, वो भी मैं आराम से इसको निकाल सकता ना, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना। बट यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते थे भाई कि अगर 12 पेन है ये मेरे पास, है ना, 12 है, तो इसको तो 12 मिलेंगे, जो 4 कम मिले इसको इनिशियल, इसको कितने मिले होंगे फिर आर को भाई, 16 पेन मिले होंगे। ठीक है, करना ही क्या है मुझे यार, टोटल पेन 48 थे, अब टोटल पेन 56 हो गए, पहले 48 थे ना, अब 56 हो गए, तो सिंपल। मेरे कहने का मतलब है अगर ये स्टेटमेंट ना देता तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो आई होप आज का सेशन भाई आपको कनेक्ट हुआ होगा, है ना। फिर भी देखो कोई भी समस्या आती है एक्सप्लेन करने में, देखो मैं ये तो नहीं कहता कि भाई सबको ही समझ में आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको समझ में नहीं आया होगा, इनकी थोड़े बहुत बेसिक अगर क्लियर है आपके, तो आई होप ना चीजें कनेक्ट हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। बट इनके थोड़े से ठीक ठाक बेसिक्स हैं तो उनको तो पूरा कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो प्लीज आप बताना कैसा रहा सेशन, है ना, फिर उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, और नेक्स्ट सेक्शन, है ना, कोशिश करेंगे कि हम ना कल से जैसे इसी टाइम, आज तो खैर आपको लेट वीडियो मिलेगा 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास रात को, बट आप देखना इवनिंग में आप, अब मेरा जो टाइम रहेगा वो अराउंड 8 PM ही रहेगा भाई, अभी लाइव सेशन नहीं लूंगा मैं, सिर्फ रिकॉर्डेड ही आपके पास डालूंगा। तो 8 से 9 के बीच में आप वीडियो देख ली करेगा, है ना, कैसे अपलोड हो रहा है। आप इन क्वेश्चंस को करो, अटेम्प्ट करो, है ना, आप तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो आपको कल कल ही आप इसको देखोगे, आप इसको अटेम्प्ट करो, कमेंट करो, है ना, कोई अगर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है या किसी टाइप की आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या कैसी भी है,
कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की भाई कोशिश करूँ, ठीक है। और पीडीएफ आपका मैं कमेंट में डाल दूंगा और ग्रुप में भी डाल दूंगा, ग्रुप आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते 2-3 सेशन के बाद कर लेना, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो चलो बताना भाई हाउ वाज द सेशन, कैसे कनेक्ट हुआ आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर लगता है कि वीडियो आपको यूजफुल है तो आप आगे है ना धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना, केवीएस फिलहाल अभी केवीएस के लिए टीजीटी मैथ्स टीयर 1 टीयर 2, तो आप उनको क्या कर सकते हो, वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।